बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के फ्राइडे के आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन को मैप करने की, कमाई का अड्डा में। फ्राइडे है, पिछले 10-15 दिन से सब बहुत बिजी रहे, बहुत थक गए, तो आज मैं और श्रेया करेंगे कमाई का अड्डा। मार्केट्स का मूड तो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। पेन है, उस पेन की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन वाकई दिक्कत भरा सेशन। वो श्रेया ने कल हाईलाइट कर दिया था, अगर आपने नोटिस करा। रेड ड्रेस थी कल आपकी ना, और रेड शर्ट और शायद टाई भी थी आपकी तो भड़काया था बुल को, गलत भड़क गया, मामला गड़बड़ा गया है। खैर, हम लोग सब बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक काम करें, दोपहर का टोन सेट कर देते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट। निफ्टी करीब 300 पॉइंट फिसलकर 25,500 के नीचे आया। रिलायंस, ICICI बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया दबाव। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप 1% से ज्यादा नीचे। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 8% उछलकर 13 के करीब। भारी गैप डाउन के बाद आईटी शेयरों में आज रिकवरी का मूड। निफ्टी आईटी निचले स्तरों से करीब 3% सुधरा। कोफोर्ज, KPIT टेक, टाटा एलेक्सी रिकवरी के बावजूद 3 से 4% नीचे। मेटल, रियल्टी और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तेज बिकवाली। 1.5 से 3% तक फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं दूसरी ओर चुनिंदा NBFCs में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। नतीजों के बाद हिंडाल्को 5% से ज्यादा फिसला। साथ ही ONGC और PI इंडस्ट्रीज में भी 2% से ज्यादा की गिरावट। वहीं ChatGPT शेयर बजाज फाइनेंस वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं कमजोर चार्ट से DLF, SRF और सिंजन फिसले। शानदार नतीजों के बाद इंजीनियर्स इंडिया करीब 15% दौड़ा। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 58% का उछाल। तो वहीं होनासा भी मजबूत रिजल्ट से भागा। लेकिन रिजल्ट्स के बाद मुथूट फाइनेंस में तगड़ी मुनाफा वसूली। साथ ही रिजल्ट्स के बाद इंडियन होटल्स और IGL भी 2 से 3% फिसली। वहीं स्टैनली लाइफ ऑल टाइम लोज पर पहुंचा। तीसरी तिमाही में 14% घटा इन्फो एज का मुनाफा। हालांकि रेवेन्यू में हल्की बढ़त, कंपनी के मार्जिन में भी दिखा सुधार। नतीजों के बाद शेयर 1.5% नीचे। वहीं एल्केम का प्रॉफिट 1.5% तो रेवेन्यू 11% बढ़ा। हालांकि मार्जिन पर दिखा हल्का दबाव। बाजार को अब केफिन टेक, फोर्टिस, GMR, NBCC जैसे नतीजों का इंतजार। और मार्केट कपलिंग मामले में IEX को बड़ा झटका। शेयर 3% फिसला। एप्टेल ने CERC के आदेश के खिलाफ IEX की अर्जी खारिज की। CERC को रेगुलेशंस बनाने की मंजूरी मिली। आएंगे, इन सब खबरों पे भी आएंगे। मंजूरी मिली मतलब मार्केट कपलिंग की तैयारी कर लीजिए, तो IEX का डोमिनेंस जो है वो अब ढीला पड़ता हुआ नजर आएगा। खैर, वो सब बातचीत बाद में। पहले फ्राइडे का मूड सेट कर दें। आपने देखा ही था, डायरेक्टर साहब ने ग्लिम्स दिखाया था आपको मार्केट्स के मूड का। पेन बढ़ रहा है, कोई रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नहीं। गैप डाउन शुरुआत हुई और उसके बाद से लोअर चैनल पे ही पूरे दिन कामकाज। एक समय तो 25,500 की ट्रैजेक्टरी पे, उसके भी नीचे स्लिप हुए थे और उसी के इर्द गिर्द हम कामकाज कर रहे हैं। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। अगर एशियाई पीयर्स दिखाइएगा जो मार्केट्स बंद हो गए या बंद होने की कगार पे खड़े हुए हैं, सब हमारी तरह पेन में है। तो ऐसा नहीं है कि हम एकला चलो, हमारी अपनी कोई सरदर्द है। आज ग्लोब का मूड ऐसा था और ग्लोब का मूड खराब इसीलिए है क्योंकि यूएस ने काफी खराब हैंडओवर देना शुरू कर दिया। और कल खास तौर पे यूएस के मार्केट्स 1.25 से 2% दबाव में थे। और प्रॉब्लम वो दबाव नहीं है,
प्रॉब्लम वो थोड़ा सा सेंटिमेंट जो बिगड़ रहा है। सेंटिमेंट बिगड़ इसीलिए रहा है क्योंकि एआई आए दिन अपडेट्स आना, एआई से सॉफ्टवेयर स्टॉक्स को दिक्कत होना, और अब वो धीरे धीरे करके और सेक्टर्स में फैलना, तो वो पेन ज्यादा है, वो दिक्कत ज्यादा कर रहा है। यूएस में श्रेया कल ऐसी आज सुबह मैं अपडेट दे रहा था, हम लोग रोज सुबह सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की चर्चा करते रहते हैं, वो तो ठीक है, एआई का वो क्या कहते हैं फर्स्ट इंपैक्ट की वॉल वही थी। पर कल यूएस में डाउ सबसे ज्यादा गिरा, और डाउ गिरने के पीछे रीजन था कि वहां पे वो लॉजिस्टिक कंपनीज, ट्रकिंग बिजनेस, मतलब बड़े बड़े ट्रक्स ऑपरेट करने लॉजिस्टिक कंपनीज, क्योंकि वहां पे एक लॉजिस्टिक का भी एआई टूल सामने आ गया। दूसरी तरफ अब बाजार ऐसा सोचने लगा है कि डोमिनो इफेक्ट क्या होगा। डोमिनो इफेक्ट मतलब अगला डोमिनो कौन सा गिरेगा। उस कड़ी में उन्होंने कमर्शियल रियल एस्टेट, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट वो सारी पॉकेट जो बहुत ज्यादा फी चार्ज करती हैं, बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव हैं, उन सब के लिए एआई सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है। तो कल वो बहाना बना और सारा का सारा कमर्शियल रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स यूएस में पिटे। तो अब वो एआई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का और सरदर्द, वो सरदर्द अब बढ़ता चले जा रहा है। वो खराब सेंटिमेंट जो है ना स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। खैर आप तो मेरे ख्याल से एक वो इंस्टाग्राम पे गई हुई थी रील बनाने के लिए। बनाया भी मैंने। बना दिया जी। आईटी की कहानी देखी, उसमें कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस हैं, क्या बनाया उसमें। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ मुस्तफा सुलेमान जी कह रहे हैं कि 12 से 18 महीने में वाइट कॉलर जॉब जो है वो खतरे में आ सकते हैं, यानी कि सफा चट हो सकते हैं जॉब। तो आपकी जो हमारे दर्शक है जॉब खतरे में हो सकते हैं। हालांकि एक टोन ये भी सेट हो रहा है कि जब एआई डिस्ट्रप्शन या कोई भी चेंज आया है तो डिस्ट्रप्शन हुआ है तो अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं। तो एक ये भी चीज़ है, बड़ा तबका भी मान के चल रहा है कि अडेप्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपॉर्चुनिटीज तलाशना होगा। लेकिन आपने ग्लोबल कंपनीज की बात की सर, ग्लोबल कंपनीज काफ़ी अग्रेसिवली एआई अडेप्ट कर रहे हैं और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियां 1000 जॉब्स रोल्स कट कर चुकी हुई है। सेल्सफोर्स तो अपनी जगह है। नहीं, ये काम आपने नोटिस करा होगा, हम लोग टीसीएस के मैनेजमेंट से कितने क्वार्टर से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कब कहा था कि हम अपनी 2% वर्कफोर्स काटेंगे, तो कर तो सब उसी तरफ रहे थे, लेकिन किसी ने उसका पेस रियलाइज नहीं करा। एआई के अपडेट्स आप देखो ना कितनी जल्दी 4.0 5.0 वर्जन्स। अब तो हम लोग ऐसी बातों में खो गए, लेकिन सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब एआई खुद ही अपने नेक्स्ट एआई की कोडिंग कर रहा है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, वो हर बार अपने आप को बेहतर करते ही चले जा रहा है। ये हाल है, तो थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा है। पर पता है इंडियन आईटी के लिए अभी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स वगैरह जुड़ेंगे तो और बातचीत करूंगा मैं उनसे। पर इंडियन आईटी के लिए सेल्स वगैरह तो ठीक है, इंडियन आईटी के लिए तो सीधा सीधा चैलेंज है। और अभी तक सब यही मान रहे थे कि वो Y2K डिजिटल इतने बड़े बड़े इवेंट से इंडियन आईटी उभर के निखर के उभरा, जो भी कह लो आप। पर ये एआई जो है ना, ये परवेजिव है। मतलब ये ऐसा कोई सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाउड की बात नहीं हो रही, पूरे आईटी के धंधे की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल है। मतलब उस तरह से समझिए आप, इसीलिए सेंटिमेंट इंपैक्ट ज्यादा है। तो यहां से शुरू हुआ, लेकिन वो अब दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। खैर पहले जरा ये सब बातें आगे करते हैं, पहले स्क्रीन की मैपिंग करा दूं। कोई सेक्टर पॉकेट इन ग्रीन नहीं है, सिर्फ इंडिया विक्स आपको हरे में, क्योंकि डर का इंडेक्स है, डर बढ़ा हुआ है 7% मजबूती के साथ, 8% मजबूती के साथ काम, अब तो 10% हो गया बोलते बोलते। ये एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। सेक्टोरल ग्रिड दिखाइएगा भाई साहब, सब लाल में होगा इस इंडिया विक्स को छोड़ के। आईटी एक समय तो बहुत पेन में था, वो तो कल के 5% के ऊपर, आज फिर 4-5% दबाव था, लोअर लेवल से उभरा है, लेकिन फिर भी 1.25% का दबाव। और देखिए सारे सेक्टर की ट्रेजेक्टरी मैपिंग आपकी स्क्रीन पर है, कुछ नहीं बचा है। ब्रेथ कमजोर है, 1:3 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में। ब्रेथ ने सुबुहाट देना आपको आज से नहीं, परसों से शुरू कर दिया था, जब डिक्लाइंस के फेवर में जाना शुरू हुई थी 3 दिन से, और आज फिर ऐसी कमजोर ब्रेथ है। पर श्रेया, प्रोग्राम में क्या क्या है आज, तैयारी किस चीज की करनी है, क्या लेके आए हो आप? जी, प्रोग्राम की भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने थोड़ा तस्वीर पेश किया बाजार का, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बता दूं सर कि कौन कौन से स्टॉक्स में, हालांकि मार्केट काफी खराब है लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी भी हुई है। तो शुरुआत ऑपोजिट करेंगे, कौन से स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई है। देखिए बजाज फाइनेंस कल से ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा कर रहा है, इनफैक्ट 2.5% की तेजी के साथ ऐसे मार्केट में भी कारोबार करता हुआ। आयशर मोटर्स के नंबर आए और नंबर सच्चे थे, और लगातार ये काउंटर देखिए 5-6%, 10% बढ़ने के बावजूद आज देखिए 2% तक ये बढ़ चुका है। अपोलो हॉस्पिटल फार्मा स्पेस में निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी आई, अपोलो हॉस्पिटल 0.5% और SBI भी 0.5% तेज होकर कारोबार कर रहा है। SBI के भी रिजल्ट अच्छे थे और उस वक्त से ही
तेजी बनती हुई। ब्लू स्टार देखिए 2% चढ़ गया। पिरामिल फार्मा की बात हो रही थी, 2% की तेजी यहाँ पे भी। हेल्थ के नंबर आए काफी अच्छे और ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव थे इसको लेकर आज सुबह सुबह, तो 2% ये काउंटर चढ़ता हुआ नजर आया। और मैक्स फाइनेंशियल कल से ही तेज है, पैनल पिक भी किया था आज सुबह, शानदार परफॉर्मेंस यहाँ से भी। लेकिन बैकफुट पर हिंडाल्को के नंबर्स काफी खराब थे, वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्ट्रीट ने किया है पनिश, 5.5% का डेल्ट। और HUL भी देखिए नंबर खराब थे, ये जाहिर सी बात थी, और कल भी स्टॉक गिरा, आज भी गिर कर रहा है कारोबार। इटर्नल सीसॉ पैटर्न, कभी उठता है कभी चढ़ता है। आज देखिए 4% डाउन है। अदानी एंटरप्राइजेस पे भी डेंट 3% का पड़ता हुआ नजर आया। मुथूट फाइनेंस नेगेटिव सरप्राइज था आज का सेशन का, ये नंबर अच्छे थे, उसके बावजूद जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस गिरे, बड़ा डेंट इस पे 11% से नीचे लुढ़क गया। मेटल पैक थोड़ा दिक्कत में है, तो NMDC और हिंजिंक नजर आएगा आपको लिस्ट में 5.5 से लेके 4% गिरता हुआ। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ा आज प्रेशर, तो 4.5% ये भी गिर कर रहा है कारोबार। अच्छा, आपने पूछा कि कार्यक्रम में होगा क्या आज, तो वो बता देते हैं फटाफट से। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, सोमिल मेहता, अमित सेठ और पंकज आंधर जी से। इनफैक्ट मानस जी से हम समझेंगे भी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रणनीति का हो, और साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि मुथूट फाइनेंस और हिंडाल्को क्यों बने हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही फिर 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी ही आपको बताएंगे कि आज लिकर शेयरों में तेजी क्यों है और ये फोकस में क्यों है। 2:30 बजे नुपुर बताएंगे आपको कभी निवेशकों का वैलेंटाइन IT सेक्टर आज क्यों बना रेड फ्लैग। साथ ही कंचन नौटियाल से समझेंगे कि वैलेंटाइन के मौके पर लोग कितने खर्च कर रहे हैं। 2:45 पर आसीम मनचंदा बताएंगे IEX को कैसे लगा है बड़ा झटका। 50 मिनट पर 2 नुपुर से समझेंगे कि अनुपम रसायन की कौन सी है बड़ी शॉपिंग की तैयारी। साथ ही 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल। साथ ही 3:20 पर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स बताएंगे आपको कंचन नौटियाल। मस्त तैयारी है, एक्शन पैक्ड। अगले 1.5 घंटे की तैयारी कर लीजिए। आपके वो बजिंग स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस था। बजाज फाइनेंस खूब चर्चा में है जब से उसने रिजल्ट्स घोषित करे, और जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी जिसमें वो राजीव जैन साहब CEO जो आए थे, कॉन्फ्रेंस कॉल में बजाज फाइनेंस ने मेंशन करा था कैसे AI का बहुत एग्रेसिव कमाल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कमेंट्री जो है बहुत वायरल है। बजाज फाइनेंस बढ़िया, दिन के हाइस के आसपास ये जो शेयर स्टॉक्स हाईलाइट करें, कोशिश होगी आने वाले 1.5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा इन स्टॉक्स की हम लोग बातचीत करते चले। इंडस टावर में भारती एयरटेल ने, उसके प्रमोटर्स ने 20 लाख एडिशनल शेयर एक्वायर करे हैं, मेरे ख्याल से एक्सचेंज डिस्क्लोजर आता हुआ। खैर इंडस टावर आज तो खैर मूडी ऐसा है, फ्लैट है, 1% के दबाव के साथ इनफैक्ट इस समय कामकाज करता हुआ, लेकिन प्रमोटर्स की बाइंग अपने आप में अच्छी और इसलिए लोअर लेवल से एक रिकवरी स्टॉक में बनती हुई। पहले लेकिन निफ्टी बैंक की मैपिंग कर लें, उसके बाद आते हैं स्टॉक्स पे। इंडस टावर पे भी चर्चा कर लेंगे। लाइए मानस को स्क्रीन पे। वैसे आज सुबह से अब तक की तस्वीर तो बिल्कुल बदल गई, लेकिन सुबह जब बातचीत हो रही थी तो हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द था 26,000 के कॉल राइटर्स और 26,000 साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इतने दिन हो गए वो दीवार टूट के नहीं दी हमसे, और क्या क्या नहीं पॉजिटिव मिला हमको। चाहे वो FI के फ्लोज रोज सुबह हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ऑफ लेट इंडिया इंक की टेल, उसके नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। इवन ग्लोब अब नहीं है सपोर्टिव ग्लोब, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्लोब बहुत सपोर्टिव रहा हमारे लिए, और अपने न्यूज फ्लोज हमने ट्रेड डील के कॉन्ट्रोल सामने रखे थे जो अच्छे लग रहे थे सबको, सब पॉजिटिव आया था। पर वो दीवार टूट के नहीं दी भाई साहब, और अब ग्लोब सपोर्टिव नहीं है। तो हमने बात, जब आज सुबह वो वीरू ग्रिड दिखा रहे थे तो हमने वो पुट राइटर्स के जोन्स मेंशन करे थे, तो 25,600 तक की कहानी बात करी थी, 25,600 की बियॉन्ड की तो चर्चा भी नहीं करी थी। तो वहां पे क्योंकि जमावड़ा था, हालांकि पुट राइटर्स का कन्विक्शन ऑफ लेट कमजोर रहा है वीज़ावी कॉल राइटर्स, लेकिन वो जमावड़ा था वहां पे 25,600 के आसपास। आज वो ब्रीच हुआ तो ऐसी फ्रेश देख रहा था 25,500 पे बिल्डअप स्ट्रांग है या वीकली वाला, तो 25,500 और उसमें प्रीमियम जोड़ दो तो आप वो टेक्निकली जोन बैठ जाता है 25,450 से 25,500 की ट्रेजेक्टरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब समय, एटलीस्ट इस समय जब पेन में, तो उस जमीन को डिफेंड करना हमारे लिए। लेकिन मानस भाई साहब, पेन है बहुत ज्यादा, एकदम लिटरली फ्री फॉल के मूड में आने लगे ऐसा लग रहा है। 1% 1.25% का दबाव
पहले तो निफ्टी की मैपिंग, क्या की लेवल्स हैं जो आप वॉच आउट कर रहे हो ऑन द वे डाउन? क्या रणनीति है? कुछ एक्यूमुलेट करा रहे हो इस समय? आप लोग दूरी हो अपने क्लाइंट्स को वेट एंड वॉच के लिए बस साइड में बैठा रखा है? कर क्या रहे हो आप निफ्टी पे? देखिए, निफ्टी ने आशीष जी डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है निफ्टी, तो डिसअपॉइंट किया है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट जाना ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि 3 दिन की गिरावट हो चुकी है। ध्यान रखें, जो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इन 3 दिनों में, फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, उस 3 दिनों में जो रैली देखने को मिली थी, उसके 50% के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो 4 दिन या 5 दिन पहले भी इसी लेवल से निफ्टी घूमा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाइए 25,400 का। 25,400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। आई थिंक ये सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। आपके पास लॉन्ग पोजीशन नहीं है तो फिर वेट करेंगे जब ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा 25,650, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। अगर 25,650 के ऊपर निकलेगा तो 100 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। लेकिन अगर ये लेवल रीगेन हो गए 25,650 के, तो वापस जिस दीवार की आपने बात की वहां पर वापस निफ्टी टकराएगा, जो कि 26,000 है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको 25,400 के नीचे लगाना है। फ्रेश खरीदारी 25,650 के ऊपर करेंगे। ओके भाई साहब, अपने लॉन्ग्स पे 25,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। वो लेवल्स ब्रीच हुए तो मामला गड़बड़ा सकता है। हालांकि ये बेचने का जोन नहीं है मार्केट्स का फिलहाल के लिए। रणनीति मानस जो मेंशन कर रहे हैं वो स्क्रीन्स पर भी है। निफ्टी बैंक सबसे बड़ा राइटर्स का जोन था 60,000 के लेवल्स पे। ये बैंक, निफ्टी बैंक पॉकेट अभी भी उन लेवल्स को डिफेंड कर रही है। वीक है, पर वीजा भी निफ्टी उतनी वीक नहीं है। अपने राइटर्स के जोन्स के एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करी इसने। इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट तो खैर हाईलाइट हैं मेरे ख्याल से। एसबीआई, फेडरल बैंक, जब मैं केवाईसी कर रहा था तब तो दिखाइए जरा स्क्रीन पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, वो तो फिर भी बेचारे डटे खड़े हुए नजर आएंगे। मानस एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट कह सकता हूं एक शेड बेहतर, वीक है लेकिन एक शेड बेहतर वाला वीक है। निफ्टी बैंक की रणनीति, अगर निफ्टी को लेकर थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्फिडेंस बैठ रहा है आपका कि अब वो मौके नहीं है दबाव के, शायद हो सकता है बाउंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर बाउंस आया तो क्या निफ्टी बैंक लीड कर रहा होगा? उस बात का कन्विक्शन है क्या? बिल्कुल लीड कर रहा होगा। डेफिनेटली ये काफी बेहतर है निफ्टी को देखते हुए। बैंक निफ्टी अभी भी अपने 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, अगर आपको याद हो तो दिसंबर और जनवरी, इस दोनों मंथ में 60,100 एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। कुछ दिनों पहले निफ्टी ने 60,100 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा है 60,100 के ऊपर। मेरा समझना है कि क्योंकि बैंक निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी पोजीशन को होल्ड करेंगे। 60,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो आपको करीब 59,900 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के केवल पोजीशन को होल्ड करना है। तो स्ट्रेटेजी निफ्टी की तरह है, अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 60,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। शॉर्ट यहां पर भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी कोई रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। इसलिए 60,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, शॉर्ट नहीं बनाना है। फ्रेश खरीदारी कहां करनी है? तो देखिए, फ्रेश खरीदारी के लिए बैंक निफ्टी में 60,600 का आंकड़ा क्रॉस करना जरूरी है। अगर 60,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो फिर खरीदारी करेंगे, तब एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद 61,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 60,600 के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 60,300 का स्टॉप लॉस लगाना है, 61,500 के टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में 60,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। शेव नहीं किया मानस ने आज? ये क्या वैलेंटाइन डे की तैयारी नहीं कर रहे आप क्या? नहीं, मैं भूल गया एक्चुअली। सारा पैनल दिख ही रहा है स्क्रीन पे, तो कॉल लेना शुरू करें क्या पहले? बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरुआत कर लेते हैं अब ट्रेड्स की। बहुत सारे कमाई के मौके देंगे हमारे पैनल। तो शुरुआत करते हैं राजेश सातपुते जी आपसे। बताइए, गुड आफ्टरनून आपको, और क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है मार्केट, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़े हैं निफ्टी में। तो देखिए, शुरुआत सेल के साथ जाऊंगा मैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुझे लगता है ये एक वीक काउंटर है। 509 चल रहा है, 510 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस होगा 516 का।
और इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 495 से लेके 490। सो इट्स अ सेल इन LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग ट्रिकी है मार्केट, आसान नहीं है। आसान नहीं इसलिए तो आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है भाई साहब। और LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से अभी कुछ दिन पहले बोर्डरूम में चर्चा भी कर रहे थे, तब वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम उन्हीं से compete कर रहे हैं जिनसे हमें पैसा लेना पड़ता है बैंक से, और बहुत टफ हो गया मार्केट प्लेस हमारे लिए। तो चैलेंजेस तो हैं बिजनेस पे, और लीजिए चार्ट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सतपुते साहब कह रहे हैं बिकवाली करने के मौके LIC हाउसिंग फाइनेंस में। कविता जी गुड आफ्टरनून, क्या लेके आए हो हमारे लिए? Very good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. So, जहाँ स्ट्रेंथ है मैं वहाँ बाय ट्रेड के लिए जाऊंगी। यहाँ से शॉर्ट देना भी क्वाइट डिफिकल्ट, बट क्रॉम्पटन ग्रीव्स को अगर आप देखें तो अपने 100 EMA को सरपास करने में है काउंटर, और ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन डेवलप होते हुए। सो 268 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 274 277। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 265 का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज तो तेज आई, और रिजल्ट के बाद ये पिछले एक महीने में भी अच्छी परफॉर्मेंस रखी है। पिछले वीक से अगर आप देखें तो करीब करीब 10% के रिटर्न देखे। बहुत लाया स्टॉक ने लेकिन सबको। हाँ। अब रिटर्न दे रहा है। ठीक है, सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं पिक कर रहा हूँ फार्मा से स्पेस से बायोकॉन कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है जस्ट अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज। आज अच्छा मोमेंटम है और ओवरऑल फार्मा स्पेस भी ठीक ठाक लग रहा है। लुपिन दूसरे स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। बायोकॉन में स्टॉप लॉस रखेंगे 368 पर और टारगेट होगा 405। बायोकॉन पसंद आ रहा है भाई साहब। आज सुबह आकलन था कि बायोकॉन के नंबर्स पस्त हैं, और ल्यूपिन के वाकई अच्छे थे। मामला उल्टा है, ल्यूपिन ठंडा पड़ा हुआ था, बायोकॉन अच्छा इंचअप कर रहा है। और क्योंकि बायोकॉन के मैनेजमेंट ने आज 12:30 बजे साज वो सेंसेक्स में जब जुड़े थे, तब उन्होंने कहा वो GLP-1 की जो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बायोकॉन की बहुत चर्चा हो रही है, बोला सबसे बड़े फायदा उठाने वाले हम ही होंगे आने वाले 3-5 साल के टाइम होराइजन में। कमेंट्री स्ट्रांग थी, और देखिए उसके बाद से स्टॉक दोपहर से अच्छा इंचअप करना शुरू कर चुका है। सॉमिल का इस समय का प्रेफर्ड पिक बन गया है। पंकज जी गुड आफ्टरनून भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आशीष जी आज की जो पिक रहेगी एल्केम के अंदर सेल करने की सलाह रहेगी। फिलहाल 7% के आसपास ये स्टॉक टूटा हुआ है, और जिस पेस में ये स्टॉक के अंदर एक पेन देखने मिल रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 200 डेमा के नीचे काउंटर आके ब्रेकडाउन देने की तैयारी में है। तो 5470 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 5320 रुपए का एक टारगेट स्टॉप लॉस रखना है, और नीचे में इसका जो टारगेट रहेगा 5390 5350 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ये देखिए, ये है एक एल्केम लैब्स पे पिक। पंकज जी को स्क्रीन पे रखो। पंकज जी, ये मार्केट के मूड के हिसाब से ड्रेसिंग थी या वैलेंटाइंस की तैयारी है? ये जवाब ही नहीं दे रहे। आप समझ ही गया आंसर क्या है, मतलब कि ओके ठीक है, मान लेते हैं पंकज जी ये मार्केट के मूड के अकॉर्डिंगली आपने ड्रेसअप किया हुआ है। चलिए अमित जी आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपको क्या पिक कर रहे हैं? आप सेल या बाय, क्योंकि दो तरफा ट्रेड तो मिल रहा है अभी तक। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मेरा ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा। DLF का स्ट्रक्चर काफी वीक है। DLF कंटिन्यूअसली 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो स्टॉक में हमने रैली देखी थी उसने अपना रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 50 EMA पे जाके लिया, और आज के सत्र में हमने देखा है कि स्टॉक ने वापस ये अप स्लोपिंग चैनल ब्रेक किया और 10 या 20 EMA वापस से यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो यहाँ स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस DLF का लगभग 633 का है। इसे शॉर्ट करेंगे, टारगेट्स हमारे रहेंगे 620 के, और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 640 रुपीज का। ओके चलिए मानस के पास चला जाए। एक और मानस से अभी निफ्टी बैंक की चर्चा कर ली थी, लेकिन स्टॉक कौन सा रडार पे मानस? तो देखिए फार्मा स्पेस पे ही ध्यान है। आई थिंक PPL फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। PPL फार्मा में पिछले हफ्ते भी देखें तो हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी थी, तो एक वीकली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा बना था। आज फाइनली हमें जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को स्टॉक ब्रेक होता हुआ दिखा है।
तो पीपीएल फार्मा में खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 163.50, 163 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से पीपीएल फार्मा में खरीदारी करेंगे। 172 रुपए 172 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 165 का कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 8 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके पिरामल फार्मा, ये मानस जी की बाई ट्रेड हो गई। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, एक रिकैप फटाफट से आपके लिए लेकर आ जाते हैं और ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। राजेश सातपुते जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस को सेल की कॉल दी है। यहाँ पर बिकवाली की राइट, नीचे का टारगेट देख रहे हो वो 490 का, 516 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स पिछले वीक से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये रखे रडार पर, खरीदारी की सलाह है। 277 के टारगेट है, 263 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी भी बाय साइड जा रहे हैं, बायोकॉन उनकी तरफ से आया और अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से भी, तो 405 तक के टारगेट है और 368 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पंकज जी सेल साइड हैं, एल्केम लैब उन्होंने चुना है। यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से, फ्यूचर्स में 5390 के नीचे के टारगेट है, 5500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कही गई है। अमित जी भी सेल साइड है, DLF पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से। पूरा रियल्टी पैक अगर आप देखें तो काफी कमजोर और 620 के नीचे की टारगेट है, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मानस जी ने पिरामल फार्मा को चुना है, खरीदारी की राय अच्छा कर रहा है, काउंटर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, तो 172 के टारगेट देख रहे वो 163.5 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं नीरज दीवान जी से। नीरज जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए फाइजर को चुना है। फाइजर जो एक MNC कंपनी है जो इंजेक्टेबल्स में, वैक्सीन्स में और इंटरनल मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनकी। तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर के नंबर भी देखे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर से भी 15-20% इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। तो इनकी ROC भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 30-35% ROC पे काम करते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी 23,000 करोड़ मार्केट कैप है इस कंपनी की और 5,000 के आसपास का रेट है। अगर आप इसको कंजर्वेटिवली 35 टाइम नेक्स्ट ईयर भी इसको करते हैं वैल्यू, तो इसका 6,000-6,100 का टारगेट बनता है। तो मैंने फाइजर को चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइजर नंबर्स अभी इसी हफ्ते हम लोग टॉप 20 पे चर्चा भी कर रहे थे, बहुत अच्छे नंबर थे फाइजर के। फाइजर हो गई लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अट्रैक्टिव पिक। इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढे। पर नीरज सर, ये तो प्रोड्यूसर साहब ने बोला होगा कि एक पिक देनी है, पर इस गिरते बाजार में वाकई आप लोग सीरियसली एक्यूमुलेट कर रहे हो या अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो स्टॉक? पैसा डिप्लॉय कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो? पैसा लास्ट 2-3 दिन से नहीं कर रहे थे, बट आज की फॉल देख के थोड़ा बहुत क्यूमुलेशन जरूर शुरू किया, बिकॉज आज की फॉल ज्यादा इंटरनेशनल कारणों की वजह से हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉल मार्केट में देखने को मिली है, आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को इस रैली में बिलीफ ही नहीं हो रहा था। तो पहला मौका मिला, इतनी बड़ी फॉल देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि क्यूमुलेट करना चाहिए, बट अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके क्यूमुलेट करो, बिकॉज मैक्रो न्यूज बहुत सारी, इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत सारी मैक्रो न्यूज इस वक्त आ रही है। बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच के साथ क्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच, अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। नीरज सर कहीं जा थोड़ा रहे, अभी तो एक मिला है फाइजर उनसे, अभी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे करके अपन बटोर लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस गिरावट में एक्यूमुलेट करने वाला। पर भाई साहब, रिजल्ट सीजन अब तक तो गजब था, ये कल वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया और एक आध तो ऐसा भी लग रहा था कि गिरना तो नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से धुल गया। 2 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, 2 एक्सीडेंट ऑफ द डे, एक हिंडाल्को और दूसरा, अब वो रिजल्ट्स में कितना था, ग्लोब का कितना असर है समझ लेते हैं, और दूसरा मुथूट फाइनेंस, इसमें तो शायद एक बहाना हो गया प्रॉफिट टेकिंग का। दोनों की डिटेल समझ लेते हैं आशीष से। आशीष गुड आफ्टरनून भाई, दोनों एक्सीडेंट ऑफ द डे की मैपिंग करी जाए। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने बताया कि मुथूट, ये तो नंबर किसी भी लिहाज से आप देखें तो बिल्कुल कमज़ोर थे ही नहीं, कोई भी नेगेटिव
इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नतीजों में देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ कारण है जिसे थोड़ा सा लिंक किया जा सकता है आज की गिरावट के साथ। उसमें सबसे प्राइमरी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि जो सोने में तेजी आई थी, इसके साथ सभी जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। अब दरअसल अगर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा इतना बढ़िया आपको इसके लिए देखने को मिल रहा था क्योंकि जो वन ऑफ इंटरेस्ट इनकम का इम्पैक्ट तकरीबन 650 करोड़ का था, इसी के चलते इम्पैक्ट है। लेकिन आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 79% बढ़कर 370 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। जो गोल्ड टनेज है ये 2% सीक्वेंशियली घटकर और पिछले साल के मुकाबले 1.5% बढ़ा, 205 टन का आंकड़ा देखने को मिला है। गोल्ड की एलटीवी देखें तो 75 बेसिस पॉइंट के करीब घटी है, 55.8% का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। और जो मैनेजमेंट का कॉल हुआ इसमें एक खास बात डिस्कस की गई और जो कि बहुत ही स्वाभाविक है कि जो गोल्ड लोन है इसमें ग्रोथ सोने की कीमतों के साथ नहीं आती है। जब लोगों को ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की नीड होती है, तब इसी के साथ ग्रोथ आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोने की कीमतें घट रही हैं इसका इम्पैक्ट यहाँ पर डिसबर्समेंट पर किसी भी प्रकार से देखने को मिलेगा। अब क्योंकि जब स्टॉक गिर जाता है तो मार्केट बहाने ढूंढता है, तो इसमें से एक बहाना वैल्यूएशन भी हो सकता है। कारण ये है कि FY27 आगे के हिसाब से देखें तो 3.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है और पी भी निकल कर आएगा फॉरवर्ड का तकरीबन 14 टाइम्स का। तो महंगे वैल्यूएशन है और नतीजे वेल एक्सपेक्टेड थे, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। मुथूट में तो बहुत बड़ी गिरावट आ गई आज। अब बात करते हैं हिंडाल्को की, तो कल नोवेलिस के नंबर्स के बाद काफ़ी हद तक हमें आइडिया लग ही गया था कि कंसोलिडेटेड नंबर्स आपको कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर चौंका दिया इसके लिए क्योंकि एल्यूमिनियम एबिटा ये मार्केट के अनुमान से कम देखने को मिला और कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो सीक्वेंशियल तौर पर एबिटा का डिक्लाइन है ये ऑलमोस्ट 11% था। और जो नोवेलिस की अर्निंग्स है, क्योंकि वो फायर इंसिडेंट हुआ तो बड़ा नुकसान है, अब आगे इसकी भरपाई देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ एक दिक्कत की बात है कि नेट डेट ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर आप देखें तो जिस प्रकार के नेट डेट के आंकड़े हैं, आगे मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करेगा ये बड़ा फोकस में रहेगा। और जो शिपमेंट्स हैं यहाँ पर भी आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर पिछले साल के मुकाबले दोनों हिसाब से गिरावट देखने को मिली। वैल्यूएशन तो हिंडाल्को के इतने महंगे नजर नहीं आते, 7.4 टाइम्स EV एबिटा है और 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक है। FY27 के आंकड़े बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि फायर इंसिडेंट और नेट डेट के कारण आप देखें तो हिंडाल्को में बड़ी गिरावट आई। मुथूट के नंबर्स अच्छे थे लेकिन मार्केट ने अपने कारण ढूंढ लिया। ठीक है, तो शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए, क्यों हिंडाल्को टूटा और मुथूट में क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नीरज जी, हिंडाल्को को तो का पता था कि नंबर्स खराब आएंगे और इस तरीके के रिएक्शन, लेकिन नेगेटिव सरप्राइज हो गया मुथूट फाइनेंस को लेकर। जैसा कि अभी आशीष भी बता रहे थे, रिजल्ट्स किसी भी पैरामीटर पे खराब नहीं, फिर ऐसा रिएक्शन और थोड़ी गिरावट नहीं, 12% करेक्ट हो गया आज के एक ही सेशन में। कैसे देख रहे हैं आप इस गिरावट को? क्या लग रहा है एक मौका है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर थोड़ा भी वेट करें? आपकी राय क्या होगी? मुथूट फाइनेंस वैल्यूएशन वाइज एक एक्सपेंसिव स्टॉक था बिकॉज वो अपनी एवरेज वैल्यूएशन 3 टाइम बुक से ज्यादा महंगा हो गया था शॉर्ट टर्म में, बिकॉज काफी अच्छा रनअप देखने को मिला था उसमें। आई थिंक उसकी वजह से एक प्रॉफिट टेकिंग किक इन हुई, बट इतना ज्यादा जो गिरावट आई आई थिंक वो थोड़ा सरप्राइज है डेफिनेटली। आई थिंक वो डुअल इफेक्ट हो गया गोल्ड प्राइजेस का और प्लस वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है कि आगे चलते हुए डेफिनेटली इस फॉल का आप फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज अगर थोड़ी और करेक्शन स्टॉक में होती है तो आपको एक 15-20% रिटर्न वाला फिर दोबारा एक मौका मिल सकता है उसके अंदर। तो आई थिंक अगर इसको आप 3.25 भी वैल्यू करें तो इसका टारगेट 4,200 4,500 के रेंज में हो रहा था, जो आई थिंक कल 4,000 का रेट तो इसका ऑलरेडी था, तो इसलिए अपसाइड पोटेंशियल कम दिख रहा था। आई थिंक दैट इज वाई प्रॉफिट टेकिंग जरूर हुई है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत चला, बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश नहीं थी, टारगेट्स ही करंट भाव के आसपास थे, तो रिजल्ट्स के बाद भी ज़्यादा दमखम बचा नहीं था और ऊपर से गोल्ड करेक्ट कर गया, तो शायद एक बहाना बन गया प्रॉफिट टेकिंग का, और सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। 11-12% मुथूट फाइनेंस इस समय दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। टॉप कैश कॉल्स की बारी है। वैसे पैनल से रिक्वेस्ट है, अगर कोई बढ़िया सा ट्रेड आइडेंटिफाई कर लें आप, तेजी मंदी कोई सा भी, तो हाथ उठा के पीसीआर को बता दीजिएगा, हम लोग तुरंत आएंगे। और आप लोग नहीं बताएंगे तो हम लोग रह रहे के आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे कि टॉप कैश कॉल्स की बारी है। कविता जी, सौमिल जी और सेठ साहब, एक एक कैश कॉल रेडी रखना आप। उस बीच सतपुते साहब, आप जरा सा जब तक हिंडाल्को की मैपिंग कर दो प्लीज। रिजल्ट्स पता था खराब आएंगे, तो शायद रिजल्ट से ज्यादा मामला गड़बड़ा गया कि वो फ्लैश सेल ऑफ था कल, अक्रॉस कमोडिटीज पेन में थे, तो हिंडाल्को वैसे भी अगर रिजल्ट ना भी होते तो आज गिरने का कैंडिडेट तो बन ही गया था। चार्ज कैसे बैठ रहे हैं 900 के आसपास?
आशीष जी देखिए, हिंडाल्को का चार्ट अगर आज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने सुबह भी मेंशन किया था वो था 915 का। अब ये 915 क्या है, ये इसका 50 डीएमए है। उसके पहले अगर आज आप देखिए, इसका एक कंसोलिडेशन था जो करीबन 950 के आसपास था। तो ये सीधा 950 का लेवल तोड़ के 50 डीएमए पे आके बैठ गया। जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, जिस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, तो ये शॉर्ट साइड का इंडिकेशन दिखता है। तो मुझे लगता है 915 के नीचे ये सेल साइड का ही ट्रेड है। सुबह भी कुछ 925 का स्टॉप लॉस बोला था, वो अभी भी इंटैक्ट है। जैसे ही मुझे लगता है ये 915 के नीचे ट्रेड, जो कि अभी फिलहाल शुरू कर रहा है, ये ट्रेड ही कर रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट आएगा पहला 900 जहां पे पुट राइटर है, लेकिन चांसेस है 860 तक ये गिरेगा। 860 क्या है, इसका 100 डीएमआई। तो चार्ट वीक है, तो अगर पोजीशन है तो वन शुड बी केयरफुल। अगर आपको लॉन्ग होल्ड ही करना है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आपको 900 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन चार्ट तो वीक है। चार्ट वीक है तो फिलहाल कॉशियस रहने की सलाह है। 900 का स्टॉप अगर आपके पास है, आपको होल्ड करना है तो 900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। हिंडाल्को पर ये व्यू हो गया। अच्छा, कैश कॉल का टीज किया था हमने, तो शुरुआत कर लेते हैं। कविता जी बताइए, कैश में क्या पिक कर रही हैं आप? श्रेया, लिंडे इंडिया एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन, ऑल्दो ये रिस्की बेट होगा, तो हाई रिस्क टेकर शुड गो फॉर दिस कॉल। 6935 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट काउंटर पर आते हुए दिखा है। प्राइस मूव जो मोमेंटम है वो 7200 तक जाते हुए दिख सकता है। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6850 वन शुड अप्रोच फॉर 7200 लेवल। लिंडे इंडिया बढ़िया कंपनी, बढ़िया हाल में नतीजे भी डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्म करके दे रही है और स्टॉक आज दिन के हाईस पे कमजोर मार्केट्स में। पर हाँ, हाई रिस्क टेकर्स ही इस कैश कॉल पे अमल करें। लिंडे इंडिया पहली बेट हो गई। सोमिल, कौन सा कैश स्टॉक रडार पे आया? कैश कॉल में मेरे पास है वर्लपूल। वर्लपूल में अभी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। लास्ट 2 हफ्ते से एक बाउंस बैक देखा गया है। एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल का ब्रेकआउट भी हुआ था 2 हफ्ते पहले ऑन द आवरली चार्ट्स। ये अब कंटिन्यू हो रहा है हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना के। आज के दिन में 10 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 867 पर और टारगेट होगा 970। ओके, वो पोल ये पसंद आ रहा है सोमिल जी को, और अच्छी रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिली है इसमें। अमित सेठ जी, कैश में बताएं क्या ढूंढा आपने? जी श्रेया जी, मैं रैमको सीमेंट्स के साथ जाऊंगा। रैमको सीमेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक 52 वीक हाई बनाया था लगभग 1215 के आसपास। 4-5 दिनों का यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट हुआ है। स्टॉक ने ब्रेकआउट जोन और 20 डेमा पे एक सपोर्ट लिया है, और आज के सत्र में नीचे के लेवल से हम यहाँ पे एक बाउंस देख रहे हैं। इंट्राडे लो लगभग इसका 1128 का था, जहाँ पे इसका 20 डेमा है। तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। मुझे लगता है यहाँ से ये वापस रेडी है अपना अपट्रेंड रिज्यूम करने के लिए, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1120 का, और टारगेट्स रहेंगे 1220 रुपए के। लीजिए भाई साहब, 3 बढ़िया सी कॉल्स आ गई कैश की, तीनों हरे में अब स्टॉक कामकाज करते हुए। कविता जी कह रही हैं लिंडे इंडिया, सोमिल कह रहे हैं वर्लपूल, और रैमको सीमेंट्स है सेठ साहब का प्रेफर्ड पिक। वर्लपूल गजब वर्लपूल चला तो इसका मतलब एलजी जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, परसों खराब नंबर्स थे, कल स्टॉक का रिएक्शन खराब। ये लीजिए है भाई साहब, एनवायरमेंट था, पूरा सेक्टर के लिए दिक्कत थी। तो ऐसा नहीं कि एलजी के नंबर्स अपने आप में बहुत खराब थे। हाँ, नंबर्स खराब थे ऑन द फेस ऑफ इट, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एलजी की प्रेजेंटेशन कह भी रही थी कि हम जिन जिन स्पेस सेगमेंट्स में हैं उनमें हमारे मार्केट शेयर इंटैक्ट हैं, इनफैक्ट इवन गेन कर रहे हैं। खैर, आज ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस बढ़िया करती हुई। नीरज जी, एलजी या वर्लपूल, फाइजर के अलावा इनमें से कुछ निबलिंग वाला है कि ये बाहर हैं कैंडिडेट्स? नहीं, मुझे लगता है कि आगे चलते हुए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से नंबर इम्प्रूव होने चाहिए। इस बार ही जरूर प्रेशर था, बट लास्ट ईयर में काफी सेल्स के अंदर प्रेशर था। वैसे आप एक कंडीशनर देख लें, फ्रिज देख लें, रेफ्रिजरेटर्स, काफी प्रेशर रहा उसमें। मुझे लगता है कि अब जो जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद जो ग्रोथ सेल्स में आनी चाहिए वो आनी शुरू हो गई है। आगे चलते हुए मार्जिन भी इम्प्रूव होने चाहिए, बिकॉज इमीडिएटली वो आगे आई थिंक वो पास नहीं कर पाए, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा थी। तो आई थिंक वो आगे चलते हुए इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर साथ ही वर्लपूल पर ये व्यू हो गया है पूरा। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हम जाएंगे। अच्छा, आप पहले एक टीज लेते ताकि आप ढूंढ के रखें। मानस जायसवाल जी, पंकज रांधर जी और सोमिल मेहता जी आपके पास थोड़ी देर में आएंगे धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। लेकिन कुछ और काउंटर्स में देख रही थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से। एक बार आयशर मोटर्स आज फिर से रखिए स्क्रीन पर। रिजल्ट आए थे, शानदार रिजल्ट हर पैरामीटर पर, उसके बाद स्टॉक दौड़ा और रुका नहीं। आज भी देखिए खराब मार्केट में ये स्टॉक 1.5% अप है। पिछले 2-3 सेशन से ये 13-14% भाग गया है आयशर मोटर। आप बताइए कविता जी, आयशर मोटर्स यहाँ से और भागेगा ये काउंटर? जिन्होंने वो रैली मिस की, क्या 8061 के लेवल पर अब हाथ लगाए या थोड़ा वेट करना पड़ेगा? आयशर में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देख रहे हैं हम। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हम 7000 से 8061 के लेवल पर हैं। तो एज ऑफ नाउ जिनका पोजीशनिंग है वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। 7950 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। ऑल्दो सेलिंग ट्रिगर नहीं हुआ है काउंटर में, सो अपसाइड मोमेंटम लगता है 8200 तक बना हुआ रह सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट दैट फेवरेबल। सो नो न्यू पोजीशंस, बट जो ऑलरेडी लिए हैं वो 7950 के स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। परफेक्ट है। आयशर मोटर्स, ये सब वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं जिनके नतीजे अच्छे थे। आयशर के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। इन्फोसिस स्क्रीन पे रखिएगा, पोस्टर बॉय जो बना इस रीसेंट सेल ऑफ का। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी है। इन्फोसिस का एडीआर 10% गिरावट का हैंडओवर हमें मिला था। शॉक शुरुआती ट्रेड में 1350 तक गिरा था और अब 1450 पे आया हुआ है। 100 रुपए के आसपास की रिकवरी दिन के लो से। हाँ, अभी भी 1% दबाव में, लेकिन मीनिंगफुल रिकवरी आईटी में और खासतौर पे इन्फोसिस पे आती हुई, लेकिन है अभी भी पेन में। श्रेया ने एक टीज करा था, मैं लिख नहीं पाया ढंग से। वैलेंटाइंस का मामला था, एक ने दिल तोड़ा था और दूसरे ने क्या था, दिल जोड़ा है क्या? नहीं, आप ही ने टीज करा था, मैं लिख नहीं पाया। नहीं, एक था वैलेंटाइंस, मैं बता, आईटी का इश्क, पोर्टफोलियो में रिस्क, मतलब ये एक ने दिल तोड़ा। और एक था खर्च वाला। जी, कितनी आपको स्पेंडिंग कैसे पता कौन कितना खर्च कर रहा है वैलेंटाइंस में? रिसर्च एनालिस्ट का काम है रिसर्च करके नहीं है ये। किसी ने पैनल दिखाइएगा, किसी ने बताया इनको कितना खर्च कर रहे हैं आप लोग? किसी ने? फिर भी जो भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं अभी पता चल जाएगा कहाँ खर्च हो रहा है। पहले नुपुर के पास चला जाए। ये इश्क और रिस्क का मामला क्या है भाई? सर, अगर आईटी अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आईटी से आप इश्क करते हो तो पोर्टफोलियो हो सकता है कि रिस्क में हो। वो क्या इश्क की सजा दे देंगे? नहीं, ये इश्क नहीं, ऐसा आग का दरिया है। वैसे सर कहावत है, इश्क है तो रिस्क है। हाँ, अब लेकिन अभी तो वाट लग रहा है। क्या हुआ क्या आईटी में, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? बिल्कुल सर, 2-3 दिन लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं उसके बाद एक बड़ा रिस्क यहाँ पे नजर आ रहा है। एआई एक ऐसा बन गया है जिसकी वजह से रिस्क आपको आईटी सेक्टर में नजर आ रहा है। जिस हिसाब से एआई के टूल सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद लगातार एक हफ्ते में देखें तो करीबन 8% आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे दिखेगा। एक महीने में 16% की कमजोरी आईटी इंडेक्स में आती हुई दिखी है। तो किसने करवाया है ब्रेकअप? आईटी सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्यों आप रिस्क में? तो एआई के डर से मार्केट का आईटी से ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। एआई मतलब आई तो ब्रेकअप कराएंगी कि ये उम्र नहीं है करने की? सर, आई तो कहती है ना लॉन्ग टर्म पे जाओ। आई वाला लॉजिक बैठ रहा है। हाँ। एआई नहीं, आई ने डांटा, इसीलिए ब्रेकअप। बिल्कुल। तो एआई की वजह से ही आईटी का ब्रेकअप होते हुए दिख रहा है पोर्टफोलियो से। जो सॉफ्टवेयर सैस कंपनीज है, वो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग कंपनीज होती है, उन पर ज़्यादा नज़र आ रहा है असर, जिसका डर मार्केट आपको क्लियरली लाल निशान में आईटी सेक्टर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आगे चल के जो रेवेन्यू यहाँ से निकल के आएगा उसके जो डील होंगे उनकी साइज़ कम हो सकती है। रेवेन्यू में कम होने की वजह से आईटी में फॉल है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कितना रिस्क है। टीसीएस देखें, अगर आप उसका एक वीक का चार्ट निकालेंगे तो 10% की कमज़ोरी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। 40% ऑल टाइम हाई से फिसल चुका है टीसीएस जैसा स्टॉक और फिलहाल सिर्फ
17 के पी पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर है, 14% की गिरावट इसी हफ्ते आते हुए दिखे। हालांकि आज थोड़ी रिकवरी आपको नजर आ रही है, लेकिन फिर भी पूरे हफ्ते में करीबन 13 से 14% की कमजोरी है। विप्रो 8% नीचे, HCL टेक 11% की कमजोरी यहाँ पे, टेक महिंद्रा 8% की कमजोरी यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। LTI, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फोसिस, KPIT, किसी भी काउंटर को उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ कमजोरी ही दिखेगी। रिकॉर्ड हाइट से 40 से कम 25 से 40% की कमजोरी पूरे IT सेक्टर में दिखी और वैल्यूएशन करेक्शन आपको ज़रूर नज़र आ रहे। तो अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हो और रिस्क है तो IT आपके लिए है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी ये आशीष जी की दिल पे पत्थर रखकर IT से ब्रेकअप कर ले या फिर आग के दरिया में कूद जाए? छोड़ के तो चली गई, आप ब्रेकअप करो नहीं करो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। IT सेक्टर, सही बात है ये भी। पर मजाक नहीं है, AI अब तक उभरे बात सही है, पर AI का असल इम्पैक्ट तो अभी तक किसी ने समझा ही नहीं है, किसको समझ में आ भी नहीं रहा है। 2 हफ्ते में AI कैसे इवॉल्व हो रहा है, 2 हफ्ते में कितने अपडेट्स आ गए, सॉफ्टवेयर से लेके टेक्नोलॉजी में अलग अलग और वो लॉजिस्टिक तक सारे अपडेट सामने आए, लीगल सारे। आज विशाल सिक्का साहब आए थे, इन्फोसिस के CEO थे पुराने, जब नारायण मूर्ति साहब उनकी टीम ने बाहर से एक CEO चुना था तो विशाल सिक्का साहब को लाए थे। अब तो नहीं है इन्फोसिस के साथ, लेकिन विशाल सिक्का साहब ने कहा, नेटवर्क से जब बातचीत हो रही थी, कि AI का डिसरप्शन रियल है एंड दिस डिसरप्शन इज हियर टू स्टे। हमारी दिग्गज एंटरप्राइजेस आर स्लो टू अडॉप्ट, तो है तो पेन। और आप AI के बारे में पढ़ना शुरू करो तो आप खुद भी डर जाओगे। लगता है ना एक्चुअली, तो पता नहीं, अब इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन है तो इसमें कहते हैं स्टॉक मार्केट में फॉलिंग नाइफ पकड़ने की जरूरत क्यों है, वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ दो उसको ना, उस पॉकेट को, लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड ये कहाँ जा रहा है, कब स्टेबलाइज होगा। और स्टेबलाइज होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको समझ में तो आए AI का डिस्ट्रप्शन कहाँ तक जा रहा है। स्टेबिलिटी आए घुस गए वो भी गलती होगी मेरे हिसाब से। ये इसके लिए जिसपे क्लैरिटी नहीं हो, एम्बिग्यूटी हो, जिसपे आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, उस पॉकेट जो समझ में आता है वही करने का स्टॉक मार्केट में, जो नहीं आता उससे दूर रहने का। जिनके पास है, मैं जानता हूँ सबके पेन है, निकालने का मन भी नहीं करेगा इन्फोसिस TCS को, अब तो लेट भी होगा शायद उसके लिए हम लोग, वो बात अलग है। फ्रेश पैसा डिप्लॉयमेंट का समय नहीं है। खैर ये तो IT की चर्चा होगी। अभी जब आपने किसका टीज करा था, भट्टाचार्य साहब जुड़ने वाले हैं ईडलवाइज की, तो हम लोग IT पे और डिटेल में उनसे चर्चा कर लेंगे। आप दूसरे पार्ट पे चला जाए। जी बिल्कुल, और कंचन जुड़ी हुई है। कंचन बता रही थी रिसर्च क्या है कंचन ने प्रॉपर की, कर क्या रहे हैं एक्चुअली कपल्स, खर्च क्या खर्च हो रहे हैं, कपल्स क्या कर रहे हैं कंचन वैलेंटाइन में? जी, वैसे वैलेंटाइन का जो कलर है आज मार्केट को भी कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी और पूरा ही बाजार हमें इसी रंग में आज रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आपको हैरानी होगी कि अगर आप स्पेंडिंग देख लेंगे वैलेंटाइन डे की तो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई है। इस टाइम पे एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है 2026 का करीब 32,000 करोड़ की जो स्पेंडिंग है वो वैलेंटाइन में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बाकी का डेटा भी देखें, देखिए पहले के जमाने में होता था कि जो वैलेंटाइन डे है वो आपका रोजेस में या फिर आर्चीज के कार्ड में निपट जाता था, लेकिन अब ये यहाँ तक सीमित नहीं रहा है। लोग अब इससे ज्यादा जो है आगे बढ़ गए हैं। होटल्स यहाँ पे जो बुकिंग है उसमें करीब 175% का उछाल देखने को मिला है, रिजॉर्ट्स में 110% का उछाल, और रूम रेट्स की बात करी जाए तो ये तो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। 40 से 50% का इजाफा जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिला है। अब अगर आप एवरेज स्पेंडिंग देखेंगे पर पर्सन की तो यहाँ पे भी एक तेज उछाल आया है। एक आदमी 20 से 30% तक ज्यादा खर्च करने को तैयार है केवल वैलेंटाइन डे के नाम पर। यही नहीं बल्कि अगर इंडिविजुअल अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो उसका अगर आप बिल देखेंगे तो 50,000 से लेके 1 लाख तक का जो है वो देखा जा रहा है वैलेंटाइन वीक में। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर ये जुनून इस टाइम पे सवार है इस दिन को सेलिब्रेट करने का। वहीं अगर ऑक्यूपेंसी की बात करी जाए तो वो भी 80 से 100% तक यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। और यही नहीं बल्कि पर्सनलाइज बुकिंग, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अपने हिसाब से जो चीजें हैं उसको करवाना, जो डेकोरेशन की बात कर लीजिए या फिर कपल गेम्स की बात कर लीजिए, तो कुछ अलग अलग तरीके की चीजें हैं इस टाइम पे जो कपल्स हैं उभरते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन की बात कर ली जाए तो गोवा, जिम कॉर्बेट, मुक्तेश्वर, आगरा, जयपुर इस टाइम पे सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन निकल के सामने आई है। इसके अलावा एक ट्रेंड और है, डेटिंग ऐप। देखिए इंडिया में जो ये डेटिंग ऐप का ट्रेंड है काफी जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर हम बात करें 2024 की तो वहां पे करीब 78 करोड़ डॉलर का जो स्पेंडिंग है इंडियंस ने किया था। 2025 की बात करी जाए तो 85 करोड़ डॉलर और 2030 तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ डॉलर तक ये जो नंबर है हमें पहुंचता हुआ दिखाई देख सकते हैं कि कितना पैशन अभी भी भरा हुआ है। तो एक सवाल यहाँ से श्रेया और आशीष सर आपके लिए, आपने यहाँ पे कहाँ पे योगदान दिया है एक्सपेंडिचर के नाम पे? नहीं, अभी मैं तो कहीं भी योगदान नहीं दिया। और 1 लाख का डाइनिंग बिल सुन के मैं डर गई। 1 लाख का डाइनिंग बिल कॉलोनी के सारों को एक साथ ले जाऊंगा क्या? 1 लाख का डाइनिंग बिल। कह रही है आजकल रूम रेट पे इतना फोकस क्यों है? पिछले हफ्ते आप लेके आई थी एआई समिट के रूम रेट बढ़ रहे हैं, अभी बोल रही वैलेंटाइन के रूम रेट बढ़ रहे हैं। यस, तो होटल अच्छी रिसर्च। हाँ, बढ़िया रिसर्च है। ये अपडेट्स हैं। खैर आगे बढ़ा जाए भैया। ये सब तो खर्चे जो कर रहे हैं उनके लिए है। हम और हमारा पैनल तो सबसे दूर रहता है खर्चे वर्चे से, है ना सतपुते साहब? तो अच्छा है वाइफ टीवी नहीं देख रही, नहीं तो उनके लिए तो एग्जाम्पल सेट हो जाता। अरे तुम तो 5 रुपए का वड़ा पाव लेके आए थे, या तो बोल रही है 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। 1 रुपए का गुलाब का फूल खत्म। वो भी कहाँ 5 में, आज के दिन तो वो भी बहुत महंगा हो जाता है। कल के दिन, सॉरी, आज तो है कल है। खैर वो पिक्स लेनी है ना जी। धमाकेदार ऑप्शंस की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा बताइए मानस जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, धमाका कहाँ होगा? तो देखिए ऑप्शन में आई थिंक एसबीआई लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि एसबीआई लाइफ तैयार हो रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो एसबीआई लाइफ का ऑप्शन खरीदेंगे 2040 का कॉल ऑप्शन, जो करीब करीब 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2040 का कॉल ऑप्शन, उसमें 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 35 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एसबीआई लाइफ का 2040 का मंथ का कॉल ऑप्शन। पंकज जी, आपकी तरफ से धमाकेदार ऑप्शन भाई साहब कौन सा? जी आशीष जी, कोफोर्स के ऊपर नजरें हैं। मैं पी साइड में देखना चाहूंगा 1380 का पुट कोफोर्स का 52-53 की रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये 40 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको प्ले किया जा सकता है। 75 रुपए और 80 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि आईटी के अंदर अभी भी और भी पेन गहरा सकता है। ओके, कोफोर्ज का पुट लेना है 1380 का। ये हो गई पंकज जी की पिक ऑप्शंस में। सोमिल जी, आपके पिक ऑप्शंस में? मेरी पिक अगेन ऑन द फार्मा साइड, लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक पॉजिटिव मोमेंटम भी है आज के सेशन में। मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। 1010 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना है, यही मंथ की एक्सपायरी का। अभी इस समय चल रहा है अराउंड 25 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 17 पर और ऊपर में टारगेट रखेंगे 40। लॉरस लैब का 1010 का कॉल लेना है, ये हो गई है सोमिल जी की ऑप्शंस में पिक। तो एसबीआई लाइफ, कोफोर्ज और लॉरस लैब ये ऑप्शंस में सुझाए गए हैं और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर हैं। अच्छा, बात हो रही थी लॉरस लैब की। अपोलो हॉस्पिटल भी देखा हमने। एक बार अपोलो हॉस्पिटल का भी चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। इसके अलावा सिप्ला भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ अब डेज हाई पर जा रहा है। तो कुछ काउंटर्स हैं फार्मा स्पेस से जो कोशिश कर रहे हैं। अभी सिप्ला ने दिक्कत तो दिखाई है पिछले कुछ सत्रों में। ये जो रिकवरी आज के सेशन की है कितनी टिकाऊ, ये समझ लेते हैं। एक बार आप ही देखिएगा चार्ट पंकज जी सिप्ला का, और बताइए कि जो रिकवरी है क्या इस पे भरोसा किया जाए? डेफिनेटली श्रेया जी, एक बेस बना हुआ है जो आज के दिन का है 1315 के आसपास का। मुझे लगता है कि 1305 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है और ऊपरी लेवल पर जो है 1360 1375 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। लोअर लेवल से एक रेजिलियंस बना हुआ है यहाँ पे और एक बढ़िया हैमर का एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। तो पॉजिटिव साइन लग रहा है सिप्ला के अंदर, पॉजिटिव नजर आ रहा है। 1350-60 के टारगेट फिलहाल तो सिप्ला में देख रहे हैं, तो ये काउंटर भी रख लीजिएगा रडार पर। अच्छा, आईएक्स लेकर आइए स्क्रीन पर। 2% की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश तो की है काउंटर ने, लेकिन मामला समझ लेते कि हुआ क्या है। तो मार्केट कपलिंग मामले में एप्टल ने आईएक्स को झटका दिया है और एप्टल ने आईएक्स की याचिका को खारिज कर दिया है
और आदेश के बाद अब आप देखें तो CERC मार्केट कपलिंग के लिए रेगुलेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस पूरे मामले को और डिटेल में समझते हैं, हमारे साथ असीम मंजंदा जुड़ रहे हैं। असीम जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या बात हुई है, IEX को कैसे बड़ा झटका मिला? देखिए, जुलाई में जो CERC है उसने मार्केटिंग कपलिंग के आदेश दिए थे। मार्केटिंग कपलिंग मतलब जो कि IEX अभी फिलहाल एक्सचेंज का काम कर रहा है, तो उसके काम को दूसरी कंपनियों के लिए भी खोल दिया जाएगा और बाकी कंपनियां भी काम कर सकेंगी। तो मोनोपोली है कंपनी की ऑलरेडी उसके अंदर, तो उसको बाकी कंपनियों के लिए भी खोला जा रहा था। तो इस आदेश को IEX ने अप्रैल के अंदर चुनौती दी थी और कहा था कि जो आदेश दिया गया है CERC की तरफ से, इसमें कई सारी खामियां हैं। इसके साथ साथ जो CERC ने ऑर्डर दिया था उसको पहले ही उसके अधिकारियों ने कईयों को लीक कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी के जो शेयर्स बेच करके अधिकारियों ने पैसे कमाए। इसको ऑर्डर को रद्द करने की मांग उसने एप्टल के सामने रखी थी। एप्टल ने दोनों पक्षों की सुनवाई की, CERC ने भी अपना पक्ष रखा और उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज एप्टल ने अपना फैसला सुनाया। जो IEX की याचिका थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि एप्टल इस जो CERC है उस मामले में रेगुलेशन बनाने की दिशा में काम कर सकता है। तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर जो CERC है वो मार्केटिंग कपलिंग के लिए नए नियम लेकर के आएगा और बाकी कंपनियों को भी इस एरिया के जो एक्सचेंज का जो काम कर रहा है, बाकी कंपनियां भी वो काम कर सकेंगी। तो एक प्रकार का झटका जो IEX को आज एप्टल के ऑर्डर से लगा है। बिल्कुल, शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए। और CERC अब रेगुलेशन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ मार्केट कपलिंग को लेकर। नीरज जी, IEX दिक्कत में रहा मार्केट कपलिंग के बाद, जो खबर आई थी उसके बाद से, और अब भी एक बड़ा झटका, क्या व्यू बन रहा है आपका फिलहाल IEX पर? आई थिंक अभी इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अब जैसे मार्केट कपलिंग होगी, कंपटीशन इनके लिए आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनके बिजनेस पे, मार्जिन पे। आई थिंक मार्जिन पे एक मेजर फर्क पड़ सकता है। तो आई थिंक अभी और क्लैरिटी आने दें, मैनेजमेंट क्या बोलती है इसके बारे में, मैनेजमेंट का व्यू सुनने के बाद फिर किस प्राइस पे लेना है नहीं लेना, आई थिंक तब डिसाइड करें। अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। हाँ, मामला थोड़ा और क्लियर हो, तस्वीर और साफ हो, फिर IEX पर व्यू लेंगे। फिलहाल तो अभी अवॉइड लिस्ट में ही इसको डालें। चलिए, अब चारका चौका का भी वक्त हो रहा है, तो इसका सीक्वेंस बता देते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, साथ ही FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे पास पंकज रांधड़ जी हैं और मिड कैप फंडा नीरज दीवान जी से लेंगे। शुरुआत कीजिए सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए क्रॉम्पटन पे मेरा ध्यान है। करीब 3-4 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। कंसोलिडेशन 100-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने 100-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 270 वाला कॉल ऑप्शन ₹4.65 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, ₹2.50 का स्टॉप लॉस लगाना है 270 के कॉल ऑप्शन में, और टारगेट सेट करने हैं ₹10 के। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये हमारे पैनल के रडार पर फिर से आता हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से। राजेश सातपुते जी, FNO सुपरस्टार के लिए क्या आ रहा है? शायद देखिए सेल साइड का ही ट्रेड लूंगा मैं। वरुण बेवरेजेस के ऊपर सेल होगा। इसमें एक रिवर्सल है 10 DMA के नीचे, यहाँ पे जो वीकनेस दिखा रहा है ये पिछले 3 दिनों से, मुझे लगता है आज थोड़ा सा यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बन रहा है। 448 450 के नीचे हमें बेचना है, यही रेंज चल रहा है। 449 करंट प्राइस है, तो 450 के नीचे सेल करे। दिन के हाई का है 455 का स्टॉप लॉस लगा के इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा 440 से लेके 435 का। तो इट्स अ सेल इन वरुण बेवरेजेस। ओके, वरुण बेवरेजेस यहाँ पे बिकवाली की राय है फिलहाल। तो ये हो गया FNO सुपरस्टार में पिक। पंकज रांधड़ जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कोई चमत्कार नजर आ रहा है क्या? जी श्रेया जी, देखिए IRCTC के ऊपर नजरें हैं, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देने की तैयारी में है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी ₹619.50 ₹620 की रेंज में। ऊपरी लेवल पर स्टॉप लॉस जो है ₹630 का यहाँ पर मेंटेन करे, और लोअर लेवल पे जो टारगेट्स है, हो सकता है 1 से 2 दिन लगे, ₹601 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकता है। IRCTC बिकवाली की राय चार्ट का चमत्कार में, तो 601 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप फंडा, नीरज जी क्या चुना आपने? मैंने मिड कैप फंडा में केयर रेटिंग को चुना है। ये एक रेटिंग एजेंसी है जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, केयर रेटिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है रेटिंग, एनालिसिस, कंसल्टिंग। तो इस
इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसमें इसकी जो बाकी दो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं उसके मुकाबले ये 20% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन भी बेटर है इसके अंदर, क्योंकि ये कंसल्टिंग धीरे धीरे अपनी बढ़ा रहे हैं, तो हाई मार्जिन बिजनेस है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो बाकी दोनों इकरा और क्रिस्टल से कंपेयर करें तो इकरा और इसका ROC सेम है, फिर भी इकरा से डिस्काउंट पे चलती है काफी, 5 से 6 टाइम मल्टीपल का। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ देखते हुए इसमें आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए, और आपको आई थिंक 15 से 20% की इसमें जरूर रिटर्न मिल सकती है 9 से 12 महीने में। खैर रेटिंग्स ये पसंद आ रहा है नीरज जी को मिड कैप फंडा में, तो ये काउंटर रहेगा रडार पर। फटाफट से रिकैप 4 का चौका के आपकी स्क्रीन पर है। मानस जी ने क्रॉम्पटन चुना है, 270 की कॉल लेनी है आपको, 10 की टारगेट है, 2.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए बिकवाली की राय आई है वरुण बेवरेजेस पर, 435 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं राजेश जी, और 455 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार के लिए भी बिकवाली की राय है IRCTC के फ्यूचर्स में पंकज जी की तरफ से, और 601 के नीचे के टारगेट है, 630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। साथ ही केयर रेटिंग्स नीरज दीवान जी ने चुना है, खरीदारी की राय, लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है ये काउंटर। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने सुबह आपको खबर बताई थी अनुपम रसायन को लेकर, बड़ी खबर है, समझना चाहिए आपको। कंपनी बिल्स GVS फार्मा में स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी की रेस में सबसे आगे। एक्सक्लूसिव हमारी नुपुर की तरफ से, बताइए नुपुर क्या है खबर? बिल्कुल, अनुपम रसायन जो है वो बड़ी शॉपिंग के लिए फिर से एक बार तैयार होते हुए आपको दिखेगा। ब्लिस GVS फार्मा जो कंपनी है जिसका करीबन 23 करोड़ का मार्केट कैप है, वहाँ पे स्ट्रैटेजिक बाय आउट यहाँ पर अनुपम रसायन कर सकता है, तो बिकने के लिए तैयार है, और ख़रीदार भी आपको यहाँ पे रेडी मिलेगा। चॉइस ब्रोकिंग की जो है वो इस सौदे को जो है वो लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट CNBC आवाज़ के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है, जहाँ पे जो ये डील है वो जल्द हो सकती है, इसकी घोषणा भी जल्द आते हुए नजर आ सकती है, और सबसे पहले जो फ्रंट रनर है इस प्रक्रिया में वो अनुपम रसायन है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कल अनुपम रसायन के नतीजा आते हुए दिखेंगे, तो हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट आपको आते हुए दिखे, तो यहाँ पर नज़र बनी रहेगी। अगर ये डील होती है तो अनुपम रसायन के लिए काफ़ी सारी सिनर्जीज उभर के आएगी। सबसे पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल ब्लिस GVS फार्मा की बात करें तो यहाँ पर वो B2C सेगमेंट में कारोबार करती है फार्मा कैटेगरी में, और अनुपम रसायन देखें तो उसका 20% फार्मा से कारोबार होता है, जो कि B2B में। अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा तो B2B के साथ साथ B2C में भी अनुपम रसायन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्जिन्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 4% से मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, और जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन अपग्रेड भी है अनुपम रसायन में वो भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफ़ी सारी सिनर्जीज है अनुपम रसायन के लिए। अगर ये डील होती है तो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, और सूत्रों से यही पता चल पाया है अब तक कि ये जो है वो कंपनी जल्द अनाउंसमेंट दे सकती है। हाल फिलहाल में जयलॉग फाइन केमिकल्स का भी कंपनी ने एक्विजिशन किया था अनुपम रसायन ने, जिसकी वजह से ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी की बड़ी थी, और इसी आधार पर ये एक्विजिशन भी कंपनी कर सकती है। बड़ी खबर अनुपम रसायन के लिए। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए और बताने के लिए क्या खबरें हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं। त्रिदीप जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी त्रिदीप जी, पिछले साल से मैं अब आपको एक बार रिकैप दिखाना चाहूँगी। हमने इनकम टैक्स कर देखा, GST कर देखा, RBI की तरफ से बड़ा बूस्ट लिक्विडेशन हुआ, उसके बाद हमने ट्रेड डील भी देख लिया, अर्निंग्स भी ठीक ठाक आ गए, साथ ही FIs का फिर से इनफ्लो भी बढ़ना शुरू हो गया। लग रहा था सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर IT का एक बड़ा चक्कर। तो क्या बाजार में पूजा पाठ करने की ज़रूरत है? क्योंकि सर सबके पोर्टफोलियो तो डाउन है, ब्लीड ही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मार्केट में। देखिए, आपने तो पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया है, बट अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, पिछले 1 साल में अगर आप इंडिया का आउटलुक देखें तो हम ऐसे पिछले साल में हमारे पास कोई मार्केट में डील नहीं थी। आज के डेट में मोर देन 75 to 80% जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक डील वेदर इट इज इंडिया, US और इंडो EU के अंदर में कवर हो जा रही है। ये पहली बात जो कि पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कि अगर आप अर्निंग्स का लेखा जोखा देखें, पिछले 2 साल इंडिया में ने अर्निंग्स डाउनग्रेड देखे हैं, करीबन अबाउट 12 से 13% का।
पिछले 2 क्वार्टर से, माने सितंबर क्वार्टर और अभी ये वाला ऑनगोइंग क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर में हमने अर्निंग्स अपग्रेड देखना शुरू किया है, विच इज ए मीनिंगफुल पॉजिटिव। और तीसरा मुझे लगता है कि ये जो एआई का एक हवा बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से नियर टर्म में वैल्यूएशंस को हिट कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस धीरे धीरे ऐसे लेवल पे आ रहे हैं आईटी सर्विसेज की, वो देखने जैसे बन सकते हैं अगले 2-3 महीने में। तो एक एक करके डिफरेंट सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आने जैसा दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कि नेट नेट ये साल में इंडिया के ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने के अच्छे खासे आसार बन रहे हैं, पर्टिकुलरली एफआई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हमारे डील साइन हो गए हैं और अर्निंग्स बेहतर होने से क्या है कि करेंसी जो है उसका एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। सो इन तीनों को देखते हुए मुझे लगता है कि नेट नेट इंडिया का आउटलुक आज से 12 महीने पहले के कंपैरिजन में शायद पॉजिटिव है। काफ़ी सुकून मिल रहा है सर आपकी बातों से, और हिम्मत भी बढ़ रही होगी हमारे निवेशकों के, दर्शकों के। त्रिदीप जी, थोड़ा लेकिन और डिटेल में आईटी स्पेस पे चर्चा करना चाहूँगी। आपने कहा कि वैल्यूएशन अब थोड़ा कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है, लेकिन एआई चैलेंज कितना बड़ा है कोई समझ नहीं पा रहा। और जिस तरीके से 3-4 दिन में आईटी स्टॉक्स टूटे हैं, 12% करेक्शन, ये कंसर्निंग नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए जब भी अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रेंड देखें आईटी सर्विसेज में, तो अगर आप Y2K से शुरुआत करें तो Y2K के बाद भी ऐसा लग रहा था कि आईटी सर्विसेज की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक पैकेज इंप्लीमेंटेशन का दौर आया, उससे भी निकल के उस समय भी ये लग रहा था कि शायद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ जाएगा तो शायद आईटी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के इन उदाहरणों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हिस्टोरिकली ऐसे ट्रेंड्स काफी बार आए हैं जो कि डिसरप्टिव सिद्ध हुए हैं फॉर टेक डोमेन, लेकिन फाइनली देखा ये गया है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज इसमें से उभर के आती हैं एक अडेप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर थोड़ा सा समय दें, स्किल सेट्स में चेंज ओवर होना होगा, लेकिन एआई रिलेटेड सर्विसेज धीमे सामने आएंगे। लेकिन फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, बिकॉज हेडलाइंस काफी नेगेटिव है नियर टर्म में, तो एक स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट देखने को मिलता है। मार्केट्स नियर टर्म इज ऑलवेज इमोशनल, सो उसका इम्पैक्ट आज के डेट में शेयर प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। हमारे जो पोजीशनिंग है, वी आर मार्जिनली अंडरवेट ऑन दिस सेगमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस माहौल में धीमे धीमे अगर वैल्यूएशंस कुछ बेहतर हों तो शायद फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिविटी आने की उम्मीद है। एआई डिसरप्टिव होगा, एआई ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, जरूर होगा, लेकिन क्या आईटी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और स्किल सेट्स अलग होंगे जिसमें कि इंडियन आईटी सर्विसेज को इवॉल्व करना होगा, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आएगा। सो मेरे ख्याल से उस कंपनीज को थोड़ा स्टॉक पिकिंग में देखना चाहिए जहां की आईटी जो इवॉल्व कर रहे हैं एआई के साथ में, और वैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ओके त्रिदीप जी, अभी आपने कहा कि आईटी को लेकर आप तो अंडरवेट है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक काफी साउंड कर रहे हैं आप। तो आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक भी होना है, सेग्रीगेट करना है इस पूरे स्पेस को, तो कब आपकी तरफ से वो कॉन्फिडेंस आएगा आईटी स्पेस को लेकर? कब थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए सर आप? तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगर आप लेकिन जो एक वैल्यूएशन का एक मैं आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखता हूं जो आपके इन्वेस्टर्स के लिए शायद लाभदायक हो, पर्टिकुलरली जब पैनिक का माहौल चल रहा हो, है ना। सो ऐसा जनरली माना गया है कि एक वैल्यूएशन जब लॉन्ग टर्म एवरेज के 1 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे चला जाता है, तब काफी हद तक जो नेगेटिव न्यूज है वो प्राइस्ड इन हो जाती है। वो जो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूएशन लेवल है वो यहाँ से शायद अबाउट 10-12% दूर है। तो हम उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी नेम्स में देखें तो वैल्यूएशन से बॉटम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये 2 दिन में होता है कि 2-3 महीने में होता है वो बोलना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में मार्केट जायरेशंस जो हैं वो काफी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन हमने जो करना है वो ये है कि एक वैल्यूएशन का एक आधार पकड़ के उन कंपनीज में जहां की जिन्होंने एआई रिलेटेड एरियाज में काम करना शुरू कर दिया है, अगर उनका एक शॉर्टलिस्ट बना के रखें तो सही वैल्यूएशंस पे अगले 3-4 महीने में इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये तो ठीक है, बहुत कुछ सर समझ में आ गया आपके आंसर से। 2-3-4 महीने और देखेंगे और फिर स्टॉक स्पेसिफिक
चयन भी होगा। लेकिन आपने त्रिदीप जी ट्रेड डील की भी बात की, बड़ा इवेंट ट्रेड डील हो चुका इंडिया और यूएस के बीच। अब इस ट्रेड डील के बाद कौन कौन से स्पेस में आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? तो सबसे पहले तो ये ट्रेड डील की अभी फाइनल अनाउंसमेंट आनी बाकी है, सो इसलिए मार्केट भी थोड़ा सा टेंटेटिव है, बट उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएगा। तो इसका सबसे पहला जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो ये कि करेंसी देखिए, जो पिछले एक साल से डिप्रिशिएट हो रही थी वो संभल गई है। मेरे ख्याल से नियर टर्म में सबसे पहला जो एक राहत है वो वहां है, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली। दूसरा, फ्रॉम सेक्टोरल स्टैंड पॉइंट मुझे लगता है कि एक करेंसी और एक लोकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होने से फाइनेंशियल सेक्टर को एक बेहतर समय हो सकता है उनके लिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ भी इकोनॉमी में धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। मेरा मानना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ आज से 2-3 महीने पहले 6 से 7% थी, वो अगले 6 से 12 महीने में 12 से 15% हो जाएगी। तो ये जो एक ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ क्रेडिट ग्रोथ है, उसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स में और फाइनेंशियल्स इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो हमने जहां भी मार्केट्स में वीकनेस देखा, फाइनेंशियल्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कुछ सिलेक्ट मिड टियर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा एक्सपोजर बढ़ा है पिछले 1-2 महीने में। और दूसरा जो एरिया है जहां पे कि हमने थोड़ा एडिशन किया है, अगर वैल्यूएशन बेहतर मिले, तो वो है कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में, जहां थोड़ा बहुत जहाँ के फाइनेंशियल्स और नंबर्स बेहतर आए हैं लेकिन स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हुए हैं, वहां पे हमने थोड़ी सी अपनी एक्सपोजर बढ़ाई है। तो ये 2 एरिया में बोलना चाहूंगा, एक फाइनेंशियल्स, दूसरा सिलेक्ट कंज्यूमर्स इन डिस्क्रिशनरी, जहाँ की हमने अपना पोजीशनिंग बढ़ाई है। ओके त्रिदीप जी, ठीक है। मीनवाइल मार्केट में और प्रेशर बनता हुआ अब 25,480 पर फिलहाल निफ्टी, और फ्रेश लो 25,476 का लगाया है, तो काफ़ी प्रेशर मार्केट में भी फिलहाल है। अच्छा त्रिदीप जी, आपने कहा कि कंजम्पशन और बैंक्स और एनबीएफसीज पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है, तो कंजम्पशन बास्केट तो काफ़ी बड़ा है सर। इसमें एक तबकालू में ऑटोज़ के नंबर काफ़ी अच्छे रहे थे सर, और चाहे वो ऑटो सेल्स के बात कर ले, अर्निंग्स की बात कर ले, तो ऑटो एज ए स्पेस आपको कैसा लगता है? पॉजिटिव, बट विद ए हिस्टोरिकल बायस, इन द सेंस कि इस एरिया में हम पिछले 5 से ऑलमोस्ट 9 महीने से ओवरवेट है, और उनमें अच्छी खासी रिटर्न्स भी बने हैं। अभी वो जो पॉजिटिविटी है ये थोड़ा नैरो हो गया है, पहले ब्रॉड बेस था, अभी जैसे 2 व्हीलर्स और हमारे जो सीवीज है, इन 2 इलाकों में अभी भी अच्छी खासी आगे अपसाइकिल होने की गुंजाइश है। बाकी पैसेंजर व्हीकल्स में हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है। सो ऑटोज में अभी भी हम पॉजिटिव हैं, लेकिन पहले जितने ओवरवेट थे उससे शायद थोड़ा कम। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल त्रिदीप जी, मेटल पे भी व्यू दे दीजिए, क्योंकि इसने काफी पैसे बनाए हैं निवेशकों के, लेकिन अब जो थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, थोड़ा जो करेक्शन देखने को मिल रही है, ये कैसे लग रही है आपको? टैक्टिकली हम इसमें मार्जिनली ओवरवेट है, लेकिन इसके अंदर में 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा नॉन फेरस। सो उसमें हमारा रुझान कंस्ट्रक्टिव व्यू फेरस की तरफ ज्यादा है एज अपोज टू नॉन फेरस। सो हमने अपनी मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर में अपनी पोजीशनिंग बनाई हुई है। थोड़ी सी ओवरवेट सिचुएशन है, और हिस्टोरिकली इस रैली में जो पिछले 2-3 महीने में हुआ है, नॉन फेरस साइड में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ओके, ठीक है। त्रिदीप जी, बहुत शुक्रिया आज इतने अच्छी तरीके से सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड हैप्पी वीकेंड टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मार्केट का हाल तो बेहाल है। 322 और 20 अंक नीचे निफ्टी, 25,483 के लेवल पर काफ़ी पेन, ब्रेथ काफ़ी खराब, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी एक बार रख दीजिए, 480 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में, डेज लो पर 60,062 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हैं आप, और हमारे पैनल की तरफ चलते हैं। बताइए पंकज जी, काफ़ी टफ हो रहा होगा आप लोगों के लिए, क्या कैरी करें सोमवार के लिए? मैं SBI के साथ में बाय के साथ में जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस के अंदर SBI ने काफी अपना लोहा मनवाया है पिछले 2-3 दिनों से, और आज जिस तरीके से इसका मूव हो रहा है, ये डेज हाई की तरफ आकर बंद हो रहा है, तो 1200 की रेंज में ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है कैश में, और फ्यूचर्स की जो रेट है 1195 के आसपास में है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1180, और ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 1220-1230 तक के देखने मिल सकते हैं।
SBI ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ये शानदार इसके नंबर्स और उसके बाद ये काउंटर चलता ही जा रहा है। तो ऐसे खराब मार्केट में भी SBI देखिए डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी है। हालांकि 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी है, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, SBI एक अच्छा स्टॉक। मानस जी, आप क्या कैरी करेंगे सोमवार के लिए? मानस जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। माफ करिएगा। तो देखिए क्रॉम्पटन पे मैंने रिकमेंडेशन दिया था ऑप्शन में, मेरे ख्याल से उसमें फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है BTST के लिए। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 263 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 275 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, क्रॉम्पटन मानस जी की ये इसी के साथ जाना चाहेंगे। आज ये फेवरेट स्टॉक बन गया मानस जी का। राजीव सातपुते जी बताइए, आप क्या कर रहे हैं कैरी? श्रेया देखिए, सेल साइड की पोजीशन होगी नाल्को। जैसे हिंदाल्को की बात हुई वैसे मुझे नाल्को भी थोड़ा वीक ही लग रहा है। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है और निगेटिव क्रॉसओवर्स यहाँ पे आ रहे हैं। 350 के आसपास है, 335 का मेरा टारगेट होगा, करंट लेवल से 15 रुपए टूटेगा। तो 350 पे बेचना है, स्टॉप लॉस होगा 356 का। नैल्को ये भी चार्ट्स पे काफी वीक नजर आ रहा है राजेश जी को, तो STBT की कॉल हो गई। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे सोमवार के लिए? तो श्रेया, ICICI प्रू इसे लेकर जाया जा सकता है 642 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अंटिल काउंटर अपने 636 के लेवल को होल्ड किए हुए है। मुझे लगता है यहाँ एक बाउंस बैक बनता हुआ दिख सकता है 648 649 के प्राइस मूव के लिए। ICICI प्रू ये भी देखिए काउंटर खराब मार्केट में भी डेज हाई पर क्लोज होते हुए जा रहा है। ये कविता जी पिक कर रही है इसे, और सोमिल जी मंडे के लिए क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं अगेन फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। PPL फार्मा, पिरामल फार्मा। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम है इस समय। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, मीडियम टर्म में अभी भी ब्रेकआउट आने बाकी हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस रहेगा 162 पर और ऊपर में जो टारगेट होगा वो है 175। पिरामल फार्मा ये भी अच्छा काउंटर, सोमिल जी इसी के साथ जाना चाहेंगे। अमित जी बताइए, आपके पास क्या है मंडे के लिए? जी श्रेया जी, क्लोजिंग में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इज बजाज फाइनेंस। क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो BTST के लिए इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1005 का और टारगेट्स रहेंगे 1050 के। लीजिए, सारे इंटरेस्टिंग ट्रेड आइडियाज हो गए जो मंडे के हिसाब से आप ले सकते हैं। पेन बढ़ गया है भाई साहब, 1.25% से ज्यादा का दबाव, 350 अंक कमजोर। फ्रेश लोज हैं ये, 470 472 दिन के लोज उसी ट्रेजेक्टरी पे आके खड़े हुए हैं। सूर्यास्त कितने बजे है आज? अभी भी 20 मिनट बचे हैं भाई साहब। 3:30 पर हो जाए बस अब। और पेन मतलब ब्रेथ देखिए, 1:3 से शो की शुरुआत करी थी, तब हम कह रहे थे खराब, काफी खराब ब्रेथ। अब 1:4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे सेशन की समाप्ति हो रही है, वीकेंड आने से पहले प्रॉफिट टेकिंग और सीरियस होना शुरू। खैर, आशीष खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लिखा हुआ है छोटा पैक बड़ा फायदा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये उससे ही लिया है हमने। क्या मामला है ये मामला है बड़ा इंटरेस्टिंग। और दरअसल अगर आप देखें तो यूपी ने जो नई एक्साइज की पॉलिसी लेकर आया, उसके बाद से आप देखें तो कुछ सेक्टर्स, और सिर्फ एक ही सेक्टर है अल्कोहल वाला, लिकर, ये फोकस में रखा। और इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, एक इंटरेस्टिंग नोट देखने को मिला है इनक्रेड की तरफ से। अब दरअसल अगर आप देखें तो यूपी अपने यहाँ पर जो लिकर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, शराब की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसे प्रमोट कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर, IMIL, इसे ऐसे समझेंगे। तो दरअसल अगर आप देखें तो सेमी अर्बन और रूरल में पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि लोग वो कच्ची शराब हो या फिर इलिसिट लिकर हो, इसका सेवन ना करें, इससे बेहतर ब्रांडेड की तरफ जाएं, इसके लिए एक दरअसल पुश दिया है सरकार ने। और 50 रुपये में मिलेगी 100 ml शराब। लेकिन मैं जब ऊपर न्यूज़ रूम में डिस्कस कर रहा था तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो वो सब मुझे बता रहे थे कि 100 ml की शराब नहीं होती है, वो 90 ml एंड मल्टीपल्स में आती है। तो ये दरअसल अगर आप देखें तो आप एक गिमिक की तरह समझ सकते हैं। तो जो 50 रुपये में मिलेगी वो आपको कंट्री लिकर मिलेगी, लेकिन ये ब्रांडेड होगी, बेहतर तरीके से होगी। और क्योंकि देखिए जो कांच की शीशियाँ होती है, बॉटल होती हैं ना, उनमें एडल्ट्रेशन करना आसान होता है, मैं पढ़ रहा था।
टेट्रा पैक में मिलेगी शराब, ये जो छोटे पैक वाली होगी, तो इसमें अडल्ट्रेशन की समस्या नहीं होगी। इसी के चलते अगर आप देखें तो फोकस रहेगा और भी, क्योंकि जो वहाँ से एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। जो दुकानें खुली रहती हैं उन दुकानों का जो ड्यूरेशन है इसे बढ़ा दिया गया, तो ज़्यादा बिक्री यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ में अगर आप देखें तो फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि शराब सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको इससे बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो एक तो रेडिको खैतान है, यहाँ पर आप नज़र रखेंगे क्योंकि यूपी में दूसरा सबसे बड़ा इंडियन मेड इंडियन लिकर वाला ब्रांड है। बहुत सारे ब्रांड है, ये सस्ते में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो पेनिट्रेशन बढ़ता है, लोग ब्रांडेड की तरफ, पॉपुलर की तरफ, फिर प्रीमियम की तरफ जाते हैं, तो इसका बेनिफिट मिलता है। इंडिया ग्लाइकोल्स स्टॉक में आज आपको खास एक्शन भी नजर आएगा। कारण क्या है कि यूपी का सबसे बड़ा लिकर मैन्युफैक्चरर है IMIL का, तो एक बेनिफिट यहाँ पर है। और ग्लोबल स्पिरिट्स क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड है, यूपी में भी प्रेजेंस है, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, लेकिन इस छोटे पैक से बड़ा फायदा होगा। IMIL देसी शराब 100 रुपए में 100 ml 50 रुपए में, माना सस्ता होगा ये? नहीं आइडिया। हाँ, मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। पर जो भी है, सैचेजाइजेशन का जमाना है, तो शायद ये भी काम कर जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बताई आशीष ने कि टेट्रा पैक में अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, कांच की बोतल में हो सकता। कांच की बोतल तो आप रीयूज कर सकते हो, वो तो बिक जाती हैं इसकी वजह से। आप टेट्रा पैक की पैकेजिंग ही तो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, वो नहीं कर पाएंगे। 7 लेयर्स होती है, मिल्क वगैरह जूसेस टेट्रा पैक में आते हैं प्रिजर्व रखने के लिए 6 मंथ्स की वो। तो भाई साहब, सस्ता होगा या महंगा वो आप ही बता पाएंगे सर। मुझे कैसे पता है? मैं तो मानस जो वहां पे उनसे पूछ रहा था, उन्हें ही नहीं पता। तो आप न्यूज रूम चलिए कैमरा लेके, वहां पे इतने सबको सब अपना अपना डोप दे देंगे। मुझे बहुत ज्ञान मिला है, मुझे आज इतना ज्ञान मिला है। ये गलत है। 90 ml तो आप पैक बनाने के हिसाब से, बोतल में हो सकता है 100 ml देना चाहते हो ताकि वो साउंड करे कि 100 ml दे रहे हैं 50 रुपए में, पता, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। ये मुझे तो महंगा सा लग रहा है, देसी है 50 रुपए। दिया ना आपने, महंगा सा लग रहा है सुनने में। आज सस्ता नहीं है। चलिए इस पे एक काम करें, रेडिको खैतान, क्योंकि वो यूपी का ही है। वैसे देसी में ग्लोबल स्पिरिट्स बहुत बड़ा है, पर वो जिन ज्योग्राफीज में ऑपरेट करता है, मैं कहता हूँ उसमें यूपी नहीं है। राजस्थान है, पहले बिहार हुआ करता था, हरियाणा है, उस ज्योग्राफी बेल्ट पे ऑपरेट करता है। रेडिको खैतान की चर्चा कर लीजिए। मानस, इसका चार्ट चेक ही दे दीजिए आप। तो देखिए, रेडिको खैतान का जो चार्ट है वो अभी तक तो वीक है। उसका रीजन ये है कि लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, इसलिए अपनी पोजीशन में 2650 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें। खरीदारी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, खरीदारी ना करें। तो खरीदारी करने के लिए 2950 के लेवल को ब्रेक हो जाने दें, 2950 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। ओके, रेडिको खैतान, इस पर ये व्यू हो गया। इनफैक्ट एक बार पूरा FMCG पैक ही रख देते हैं, अब जब लिकर से थोड़ा बाहर हटकर पूरा पैक देखते हैं। बस UBL देख रही हूँ मैं FMCG पैक से, जो इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी कर रहा है UBL। बाकी सारे ही काउंटर्स FMCG पैक से रेड में है। एक्चुअल तो एक बड़ा डेंट है। इस पर एक व्यू लेना चाहूंगी। अमित सेठ जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज आप देख लीजिए 1630 पर, ये भी स्ट्रेंथ दिखाकर ही क्लोज हो रहा है। क्या किया जाए, कैरी करें कैसे? जी श्रेया जी, कैरी किया जा सकता है। स्टॉक नीचे से एक अच्छी रैली स्टॉक में आई है और स्टॉक ने सारे अपने मूविंग एवरेजेस एक्सेप्ट 200 डेमा सारे रिगेन किए हैं। आज के सत्र में भी जो बाउंस आया है वो 10 और 50 डेमा से एक बाउंस आया है। तो किसी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगाना है 1615 1615 का और 1660 तक के टारगेट्स यहाँ पॉसिबल है। यूनाइटेड ब्रेवरीज बढ़िया इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, और आपके लिए देसी भी सस्ती मिल रही है, ऐसा कहा गया है। तो वीकेंड बढ़िया जाएगा सबका। वो इंडिया पाक मैच भी तो है वीकेंड में, बड़ा इवेंट क्या होने वाला है अगले हफ्ते? इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कंचन जुड़ चुकी हैं, समझ लेते हैं। कंचन, क्या क्या रडार पर रहेगा अगले हफ्ते मार्केट्स के लिहाज से, और जनरली भी क्या इंपॉर्टेंट? जी, रिलेटिवली थोड़ा ठंडा रहेगा वीक, लेकिन यहाँ पे आपको एक चिड़ मचने वाली है, बिकॉज चाइनीज मार्केट पूरा हफ्ता ही बंद है। पूरे हफ्ते नए साल की छुट्टियां मना रहे होंगे, तो भारतीय 2 बार ऐसा होता है साल में जब वो छुट्टी बनाते हैं ऐसी लंबी। जी, तो यहाँ से थोड़ा सा एक
चिढ़ तो मचेगी इंडियन मार्केट को। चलिए डायरेक्टली आते हैं मंडे की तरफ। चाइनीज मार्केट बंद है, यूएस मार्केट भी इनफैक्ट बंद है यहाँ पे, बिकॉज जो वॉशिंगटन है उनका जन्मदिन है, तो यूएस चाइना दोनों ही मार्केट बंद है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जापान का जीडीपी का डेटा आएगा, इंडिया का WPI और इंडिया का ट्रेड बैलेंस भी इसी दिन दस्तक देगा। 17 फरवरी पूरा का पूरा ठंडा, चाइनीज मार्केट भी बंद और कोई भी ऐसा मेजर ट्रिगर निकल के सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 18 फरवरी की, तो यहाँ पे यूएस जापान ट्रेड बैलेंस का डेटा आएगा और यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। थर्सडे की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस FOMC के मिनट्स आएंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूएस का डेटा आएगा और क्रूड की इन्वेंट्री भी इसी दिन आएगी। एक ही रिजल्ट रह गया, ABB का रिजल्ट आपको इस दिन दस्तक देता हुआ दिखाई देगा। 20 फरवरी यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट आएगी, जापान का CPI का डेटा, इंडिया का PMI का डेटा, इंडिया में RBI जो मिनट्स है इसी दिन दस्तक देंगे, यूएस GDP, यूएस PMI और यूएस का जो न्यू होम सेल्स का डेटा है वो भी इसी दिन आएगा। और ध्यान रहे अगले हफ्ते जो AI समिट है वो भी नई दिल्ली में होगा, तो उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। अगले हफ्ते टुवर्ड्स द एंड वो AI समिट है और शायद संडे को ही है ना इंडिया पाक, और अब तो कंफर्म हो गया पाकिस्तान खेलेगी। तो ये सब इंटरेस्टिंग वीकेंड। कल वैलेंटाइंस बनाइए आप लोग, उसके बाद मैच भी देखिए और लौट के आइए मंडे को। बढ़िया सेट है सब कुछ। सतपति साहब HUL थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, नतीजे भी डिसअपॉइंटिंग थे, ऑफ लेट चला स्टॉक, दबाव गहराएगा क्या लगता है ऐसे चार्ट्स को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह से यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, जिस तरह से ऊपर में बुल ट्रैप है, ये 2450 का जो ब्रेकआउट था ना, दैट वाज अ बुल ट्रैप। तो यहाँ पे जिस तरह से टूट रहा है HUL, देखिए 2300 के आसपास फुट राइटर खड़े, लेकिन मोटा मोटी 2250 तक का स्विंग यहाँ पे आएगा। तो कोई उछाल भी आता है तो यहाँ पे मैं तो बाय की सलाह डेफिनेटली नहीं दूंगा, मुझे लगता है ये और टूटेगा। तो सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी रखे, क्योंकि आशीष जी आपने इस सेक्टर का जिक्र किया, आज जो वीक दिख रहा है इस सेक्टर में वो है नेस्ले। तो अगर यहाँ पे कोई किसी को सेल लेके जाना है तो नेस्ले में सेल है 1250 का टारगेट है और 1300 का स्टॉप लॉस है। सेक्टर थोड़ा वीक ही लग रहा है। रांधर साहब, एक VIP मैं कैश में उतर रहा हूँ, VIP इंडस्ट्रीज देखिएगा, मेरे ख्याल से कल, अब लास्ट डे रिजल्ट्स का टेक्निकली आज है, पर कुछ कैश के नंबर्स अभी स्पिल ओवर होके कल आ रहे होंगे, उसके बाद रिजल्ट सीजन पूरा खत्म। निफ्टी वायदा का कल कोई नंबर नहीं है, VIP के नंबर्स हैं, अहेड ऑफ नंबर्स। ये है स्क्रीन पे चाल आपकी, चार्ट्स पे कैसे है? आशीष जी देखिए, इसके अंदर है ना वॉल्यूम के कंसर्न्स बहुत है। काफी दिनों से ये स्टॉक चला जरूर नहीं है, लेकिन अब पिछले अगर कुछ दिनों से अगर देखते हैं तो इसका एक बेस बना हुआ था 335-340 की रेंज में, और कंटिन्यूअसली हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले हैं। फिलहाल आज की इतनी बढ़त के बावजूद भी ये 200 डेमा के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कंडीशनल बाय होना चाहिए इसके अंदर 398 रुपीज 50 पैसा के ऊपर। अगर ये यहाँ से ऊपर चलता है तो 425-440 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं आशीष जी। वॉल्यूम के कंसर्न्स इस स्टॉक में होंगे और वॉल्यूम के कंसर्न के धंधे में भी हैं। नए मैनेजमेंट के बाद सब इंतजार कर रहे हैं वॉल्यूम्स कब, मार्केट शेयर कब रीगेन करेगा, कब पिक करेगा, तो काफ़ी इफ्स एंड बट्स है। पर अभी तो खैर नया मैनेजमेंट आया है, टाइम देना पड़ेगा VIP इंडस्ट्रीज को। पर हेड ऑफ नंबर श्रेया अच्छा कर रहा है। ये सर आपके मैनेजमेंट से काफी बातचीत होती रहती है। VIP मतलब जब भी मैं पापा से पूछती थी, मतलब सूटकेस नहीं बोलते थे, VIP बैग का नाम ही हुआ करता था, VIP ही लेके चलेंगे। तो वो क्रेज नहीं रहा क्या VIP का? नहीं तो अब आपके पापा ही बताएंगे, लेकिन मतलब जनरली तो पर VIP एक जमाने में तो खैर ये और एस्ट्रोकैट दो ही राजा हुआ करते थे, ज्यादा सफारी। अब तो आप जाइए मॉल में, बहुत सारे ऑप्शन, क्या ऑप्शंस हैं। तो आप VIP इज नो लॉन्गर सिनोनिमस विद लगेजेस, एक जमाने में था। बाकी ब्रांड्स के साथ, बिस्लरी के साथ तो अभी भी कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये वो अब वो जमाना गया। If I ask my kids VIP, तो they will not even recognize the brand. So, forget associating it with luggage. तो अब देखते हैं नया मैनेजमेंट कैसे वो शीन जो क्या कहते हैं लूज जो गई है उसको कैसे रिगेन करते हैं। पर हाँ, मार्केट बहुत बड़ा है, $3 बिलियन का है ये लगेज मार्केट, इंडिया का लगेज मार्केट। अच्छा, थोड़ा और ये पूरा बास्केट में और बढ़ाऊं तो और थोड़ा कैश स्टॉक से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, V2 रिटेल देख लीजिए, विशाल मेगा मार्ट देख लीजिए, इसके नतीजे पापा वाला सवाल मुझसे क्यों पूछा? मैं तो जेनजी वाला लड़का हूँ यार। ऑब्वियसली सर। तो फिर पापा वाला सवाल मुझे क्यों चिपकाया? ठीक है, ओके। अगली बार से जेनजी और मिलेनियल्स वाले सवाल। हाँ, तब ठीक है। जेनजी और मिलेनियल्स के बाद वाला है। हाँ, तो वो दोनों मैं हूँ। ठीक है। ये सब सवाल सतपुते साहब मानस जी से पूछा करो आप।
ओके अच्छा, तो मैं विशाल मेगामार्ट और V2 रिटेल के बारे में पूछ रही थी। ये कैसा लगता है चार्ट्स पे? काफी करेक्ट हुआ V2 रिटेल। एक बार विशाल मेगामार्ट के भी रख दीजिएगा चार्ट। नतीजे हालांकि अच्छे थे, जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन हो रहे हैं विशाल मेगामार्ट के, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, फिर भी वो दमखम चार्ट्स पे नहीं। सोमिल जी, विशाल मेगामार्ट का चार्ट आप देखें और बताएं। विशाल मेगामार्ट में कुछ समय से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। एवरेजेस के नीचे चल रहा है, नॉट अ गुड व्यू। यहाँ से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म व्यू नेगेटिव रहेगा। मुझे लगता है कि नीचे में ये 113 तक फिसल सकता है, तो दूर रहें, अवॉइड करके चलें इस समय। ये कंटिन्यू रह सकता है। मेरे ख्याल से अब तो वाइंड अप करने का समय आ गया है। एक बार वो वायदा वाला दिखाओगे क्या सीन, डायरेक्टर साहब जाते जाते, और हफ्ते की क्लोज का डेटा भी दिखाना अगर हो तो, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। सिर्फ 13 लॉन्ग और 2 शॉर्ट्स कवर होते हुए, बाकी पेन था 156 स्टॉक्स में शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए और तेजी के सौदे 41 में कटते हुए, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई। हाल बेहाल था। कल की भी, आज सुबह जो एफएनओ पल्स वीरू हाईलाइट कर रहे थे उसमें भी पेन हाईलाइट किया था, और आज तो खैर और भी दिक्कत बढ़ती हुई। लॉन्ग्स जहां जहां आए, बजाज फाइनेंस शेयर ने हाईलाइट करा था मेरे ख्याल से, जब अपफ्रंट स्टॉक्स दिखाए थे आपको रेडार पर रखने वाले, आयशर मोटर्स, पिरामल फार्मा, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार, ये चुनिंदा स्टॉक्स थे ऐसे कमजोर बाजार में भी जहां पे तेजी के सौदे पड़ रहे थे, लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए नजर आए। मंदी के सौदे, शॉर्ट्स कहां पड़ रहे थे वो आपकी स्क्रीन पे। मुथूट आज तो खैर गजब डबल डिजिट लॉसेस के साथ। एल्कम, एनएमडीसी, हिंडाल्को, नाल्को, मेटल ज्यादातर हाईलाइट पे, क्योंकि ग्लोब के क्यूज उसी तरह के थे। तेजी के सौदे कटे कहां, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हुई, किसी बीएससी लिमिटेड में, एंजल वन में, कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज, कल्याण और पीएफसी वगैरह में। क्विकली बदलिएगा, अगला प्लेट भी आ जाएगी आपके सामने, जहां पे अच्छा चलिए ये मूड बिगड़ा हुआ है, सीन आपकी स्क्रीन पे। लेकिन श्रेया के पास चलते हैं, वॉल पे क्लोजिंग को बढ़िया तरीके से मैप कर लिया जाए। श्रेया, बिल्कुल, क्लोजिंग काफ़ी ख़राब हुई है और आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का काफ़ी ख़राब क्लोजिंग आप देखिए। लेकिन आईटी ने अच्छी रिकवरी दिखाई, 4-5% ये सेक्टर टूट रहा था सुबह, लेकिन रिकवर होकर अब 1.5% की गिरावट के साथ आईटी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन निफ्टी काफ़ी पेन में, इनफैक्ट आधा घंटा देखिए तो वो निफ्टी के लिए ज़्यादा पेन में था। और स्मॉल कैप देखिए 2% इनफैक्ट ये टूटा है। मिड कैप स्पेस में भारी बिकवाली थी, 2% मिड कैप और स्मॉल कैप अब गिरते हुए नजर आएंगे। और साथ ही सेक्टर, एक भी सेक्टर इन ग्रीन क्लोज नहीं हुए हैं, सारे ही सेक्टर्स में काफ़ी पेन था। मेटल में सबसे ज़्यादा गिरावट आज के सेशन में 3% से ज़्यादा टूटा। पूरी कमोडिटीज़ अगर आप देखें तो काफ़ी पेन में था। कैपिटल मार्केट ने भी लिस्ट में जगह बनाई, 2.5%। रियल्टी पैक तो पिछले कुछ सत्रों से ही कमज़ोर है, तो आज भी जाहिर सी बात है लिस्ट में शुमार था। एनर्जी देखिए 2%, एफएमसीजी और एचयूएल इसमें से एक बड़ा सिरदर्द बना, 2% डेंट एफएमसीजी पैक में भी, और ऑयल एंड गैस भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में जगह बनाई 2%। हाँ, लेकिन कुछ काउंटर्स थे जिसने इस खराब मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ दिखाई है। बजाज फाइनेंस पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म करता हुआ 3% गेन के साथ क्लोज हो रहा है। आयशर मोटर्स रिजल्ट शानदार और लगातार उस दिन से इस पर्टिकुलर काउंटर में तेजी, तो देखिए आज के सेशन में भी 1.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। एसबीआई लाइफ हमारे पैनल ने भी पिक किया, काफ़ी स्ट्रेंथ। एसबीआई भी, ये ग्रीन फॉरेस्ट में कह रही हूँ इसको, 3 वर्ड सुनेंगे आपने, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और ग्रीन फॉरेस्ट। एसबीआई ग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो सारे बॉक्सेस को टिक करता हो, ये जेंजी और मिलेनियल्स का वर्ड है जिसमें सब कुछ मिल जाए, तो ये ग्रीन फॉरेस्ट साबित हो रहा है। आई न्यू दिस, बट फिर भी ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। हाँ, एसबीआई काफी अच्छी परफॉर्मेंस, टिक करने वाला स्टॉक ग्रीन बॉक्स हो गया, वो ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ग्रीन फॉरेस्ट हो गया। और सिप्ला, जैसा कि हमारे पैनल भी बता रहे थे कि काफी काउंटर्स फार्मा स्पेस से निचले स्रोत से रिकवर होकर क्लोज हुए। लेकिन लूजर्स में देखिए हिंडाल्को जाहिर तौर पर नंबर्स खराब है, एचयूएल नंबर्स खराब, इटर्नल में गिरावट, अदानी, ओएनजीसी, टाटा स्टील भी काफ़ी पेन में क्लोज हुआ है 2.5%। तो फ्राइडे का सेशन, इस हफ्ते की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब हुई है, लेकिन वीकेंड है, सैटरडे संडे या मंडे जब आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि समीकरण कैसे बनते सर और कैसे ओपनिंग होती है। अगले हफ्ते तेजी का ग्रीन फॉरेस्ट बनता हुआ नजर आया है, मजा ही अलग रहेगा। लेकिन खराब नोट पे हफ्ते की समाप्ति होती हुई, होपिंग वो एआई रिलेटेड ग्लोबल पेन सबसाइड हो, हालात पटरी पे आए और इंडिया आउट परफॉर्म करे। इस पॉजिटिव आउटलुक के साथ शो समेटते हैं। पिछली बार ऐसी बातचीत करते करते लंबा चले गए थे तो कमोडिटी टीम डांट रही थी
हाँ ब्रेक के उस पर कमोडिटी राउंड अप देखिए। नमस्कार। नमस्कार।